भारतेंदु नाट्य अकादमी प्रस्तुत करते हैं रंग समागम। मिलिए कला जगत की प्रख्यात विभूतियों से और जानिए उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार। भारतेंदु नाट्य अकादमी द्वारा आयोजित रंग समागम 2020 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कोरोना काल में जब जीवन पूरी तरह स्थिर बना हुआ है, भारतेंदु नाट्य अकादमी अपनी एक नवीन पहल के साथ आपके बीच में हाजिर है। इस पहल का नाम है रंग समागम 2020। माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश शासन श्री नीलकंठ तिवारी जी एवं संस्कृति विभाग के समस्त उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन में भारतेंदु नाट्य अकादमी द्वारा रंग समागम 2020 का आयोजन किया जा रहा है। रंग समागम के माध्यम से हम वेबिनार के जरिए जुड़ रहे हैं कला जगत की उन विभूतियों से जिन्होंने अपने क्षेत्र विशेष में अपनी कला साधना के माध्यम से एक विशेष मुकाम हासिल किया है, एक मानक निर्धारित किया है। आज हमारे बीच में जो मेहमान हैं वो बहुत विशेष हैं। इनका भारतेंदु नाट्य अकादमी के साथ एक बहुत गहरा जुड़ाव रहा है। बेहद उम्दा लेखक, निर्देशक, रंगकर्मी और नाट्य प्रशिक्षक श्री ललित सिंह पोखरिया। ललित जी आज हमारे बीच में हैं। इनकी बहुत ही खूबसूरत रंग यात्रा रही है, उसको साझा करने के लिए स्वागत है सर आपका भारतेंदु नाट्य अकादमी द्वारा आयोजित। विजित जी आपका बहुत बहुत स्वागत और सभी देखने सुनने वालों का भी स्वागत। उम्मीद करते हैं सर कोरोना काल में पूरी तरह सपरिवार सुरक्षित होंगे आप। हाँ, आपकी शुभकामनाएं हमारे साथ हैं। सर बहुत उम्दा रंग यात्रा रही है सर आपकी। तकरीबन 3.5 दशक एक लंबा समय होता है और जो आपको वर्तमान में देख रहे हैं या पिछले कुछ लंबे समय से देख रहे हैं वो आपकी इस कार्य प्रणाली को तो देख रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की जो पूरी लंबी यात्रा रही है, जहां से प्रारंभ हुआ रंग कर्म के प्रति आकर्षण था, वहां से सर आज बात करना शुरू करेंगे। तो जब उत्तर प्रदेश विभाजित नहीं हुआ था, उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश का अंग हुआ करता था। उस जनपद में, उस प्रदेश में एक जनपद हुआ करता है पिथौरागढ़, जहां से आप ताल्लुक रखते हैं, वहां जन्म हुआ आपका। तो बचपन कैसा गुजरा सर, बताइए कैसे आकर्षण हुआ रंगमंच के प्रति? बहुत अच्छी बात है। हालांकि मेरा बचपन पहाड़ों में 7-8 वर्ष की उम्र तक ही रहा, क्योंकि हमारा परिवार भी हजारों हजार परिवारों की तरह प्रवास कर गया मैदानी क्षेत्र की तराई में, क्योंकि पहाड़ में हजारों हजार परिवारों की जमीनें जो है लैंडस्लाइड में, भूस्खलन में बर्बाद होती चली गई। तो आजीविका के लिए लोगों ने पलायन किया। हालांकि हमारी तरह जो हमारा जो इलाका है टनकपुर, जहां हम लोगों ने प्रवास किया, आकर माइग्रेट हुए, उसी प्रकार से हल्द्वानी, रामनगर, कोटद्वार, ये पूरे इलाके में ऐसा हुआ। लेकिन जो मेरा भविष्य बना या जो मेरे भीतर कला के संस्कार बने, उनकी बुनियाद तो बचपन ही है। और मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ कि ईश्वर ने मुझे भारत भूमि में पैदा किया। उससे बढ़कर सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे उत्तर प्रदेश में पैदा किया। उससे बढ़कर सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे पिथौरागढ़ यानी उत्तराखंड देवभूमि में पैदा किया। क्यों? क्योंकि देवभूमि की पैदाइश होने से हमारा प्रकृति से इतना घनीभूत संसर्ग रहा, संवेदना के स्तर पर बचपन से ही इतना तारतम्य रहा। पेड़ों से, पौधों से, पहाड़ों से, नदियों से, पहाड़ की बेगवती नदियों से, वहां के पेड़ों से, लहलाते संगीत से इतना हुआ कि उसने अपने आप हमको बनाया। हमने कोई कोशिश नहीं करी। मिट्टी अपने आप बनाती है, हमने कोई कोशिश नहीं। हाँ, हमारा रुझान वहां की अभिव्यक्ति परक लोक परंपराओं के प्रति था। बचपन में ही पैदा हो गया था, रामलीला के प्रति पैदा हो गया था। क्यों? मेरे पिताजी स्वयं लोकोत्सवों के बहुत बड़े एडमायरर थे और पूरे लोगों को, बच्चे बूढ़े जवान, सबको जोड़ते थे और खूब उसमें इन्वॉल्व होते थे। वो मिलिट्री में थे, तो मिलिट्री में उनकी यूनिट में जो रामलीला होती थी, वहां वो दशरथ और रावण का पाठ भी किया करते थे। अरे वाह! पिताजी हमारे तो और हमारे गांव से थोड़ी दूरी पर रामलीला हुआ करती थी। बचपन से मैं रामलीला को लेकर 6-7 साल की उम्र में ही रामलीला की चौपाइयां, पाठ जो मुझे याद हो रहे थे। हालांकि लय ताल से मेरा कोई मतलब नहीं था, मुझे रामलीला में कोई पाठ देता नहीं था, लेकिन मेरा उत्साह, मेरी उमंग
मुझे रावण की चौपाई याद, मुझे लक्ष्मण की याद, मुझे सीता जी की याद, मुझे राम की याद, मुझे विभीषण की याद, मुझे सुमंत की याद। जी जी। है ना, इस तरीके से होता था। और मैं अगल बगल के ताऊ चाचा के घर में जाके करता रहता था। सब लोग मुझसे कहते थे ललित सुनाओ सुनाओ बेटा सुनाओ, ये सब अपने कुमाऊनी भाषा, और मैं खूब करता था। जी जी। उसने जो है मेरे भीतर रच बस दिया। एक छोटी सी मजेदार घटना हुई। जी सर। अब क्योंकि हमारे स्कूल के रास्ते में रामलीला का वो बनता था स्टेज। दीदी मेरी अध्यापिका थी। मैं रोज दीदी से जिद करता था, मैं दूसरी में पढ़ता था या तीसरी में पढ़ता था, दूसरी, कि मुझे भी पाठ करना है, मुझे भी पाठ करना है। अब मुझ पे कौन पाठ दे? तो दीदी एक दिन रामलीला के जो व्यास गद्दी पर बैठते थे कृष्णानंद जी, उनसे कहा किसी तरीके से इसका कुछ कर दीजिए, और इसने घर सर पर उठा रखा है, घर पे चैन नहीं लेने देता है। तो उन्होंने कहा ऐसा करते हैं, जो है जनकपुर जो है बारात जाएगी अयोध्या से, तो इसको शत्रुघ्न का मित्र बनाकर भेज देते हैं। मेरे शौक ये हुआ कि जो लगदग कपड़े पहने जाते थे, मेरा सम्मोहन उनकी प्रति था, वो पहनाएगा, मुझे जनकपुर भेजा गया। लेकिन मन कहाँ मानने वाला, मन तो ये था कि मुझे करना है। कौन मुझे जिसको मतलब चौपाई गाने नहीं आती, उसको 7 साल के 8 साल के बच्चे को कौन दे देगा? चलो ऐसा ही हो। लेकिन जब हम माइग्रेट किए तराई में, और तराई में हजारों हजार कुमाऊं के परिवार, सारे गांव में कुमाऊनी लोग, तो फिर जिस तरह से पहाड़ में था, सारी संस्कृति, सारी परंपराएं, सारे लोकोत्सव उसी तरीके से होने लगे। और रामलीला भी हमारे माइग्रेशन के 1.5-2 साल बाद हमारे गांव के आसपास होने लगी। वहां मुझे शत्रुघ्न का पार्ट खेलने को मिल गया। जी। लेकिन मैं लय ताल से बहुत भटका हुआ रहता था। लेकिन उस दिन विजित जी, जिसे मैंने लाइव शत्रुघ्न का पार्ट किया, मतलब लीला में, उस दिन मेरे भीतर रोंगटे खड़े हुए थे, और मेरे भीतर के बच्चे ने जाना था कि हाँ, अग्नि भी कुछ चीज होती है, उसका साक्षात्कार मुझे हुआ था। तो ये संपत्ति बचपन के लेकर मैं आया। और फिर मेरे क्योंकि शिक्षा दीक्षा बहुत स्कूल में हुई, छठी पहाड़ तक मैंने चौथी में पढ़ा था, फिर 5वीं एक दूसरी जगह तराई में पढ़ा, फिर छठी 7वीं गांव के स्कूल में पढ़ा, फिर 8वीं मैंने लखनऊ में पढ़ा, फिर 9वीं 10वीं मैंने खटीमा में पढ़ा, इंटरमीडिएट मैंने पीलीभीत में किया, क्योंकि खटीमा में तब साइंस नहीं था, और ग्रेजुएशन साइंस से करने के लिए मैं दीदी के पास लखनऊ आ गया। जी जी। तो ग्रेजुएशन के बाद मेरा संक्रांति काल रहा थोड़े दिनों तक। जी। अच्छा, मेरे भीतर एक बदलाव आया। जब मैं 8वीं में था तो मेरे जीजा जी, थोड़ा मैं दीदी के यहाँ रहता था, बताया था मैंने आपको, 8वीं में आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे। तो स्वामी रामतीर्थ, शंकराचार्य, ये सब पढ़ते थे, पुस्तकें मुझे पढ़ने को देते थे, मैं लालायित हो जाता था। तो तब क्या हुआ, मैं भीतर आया, मुझे दार्शनिक बनना है। दार्शनिक शब्द का अर्थ नहीं मालूम है, लेकिन मुझे दार्शनिक बनना है। राम तीर्थ जी का जो था, मुझे उनके जीवन ने मुझे बहुत प्रभावित किया। वो MSc के प्रोफेसर थे अमृतसर यूनिवर्सिटी में, मैथ के। अच्छा। बाद में उसको उन्होंने क्या किया, त्याग पत्र देके सन्यासी हो गए, वेदांती, बहुत बड़े वेदांती बने हुए। अच्छा। और पूरे कुमाऊं में भ्रमण किया उन्होंने भी, विवेकानंद जी की जगह वो भी बाहर गए। और उन्होंने, मैं आपको बता दूं, वो कहते हैं, जैसा कि लिखा, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, एक दिन अचानक उनको तरंग आई, प्रिंसिपल के रूम में गए, हैव यू एवर सीन जीसस क्राइस्ट? सीधे ये बोला, और कहा जीसस क्राइस्ट जस्ट इन फ्रंट यू एंड हियर गोज माय रिजिग्नेशन। अरे, राम तीर्थ जी ने कहा। MSc में मैथ के प्रोफेसर थे। तो बच्चे को, एक बच्चे के भीतर ये बड़ा कि दार्शनिक बनना चाहिए, आध्यात्मिक होना चाहिए। तो बचपन का जो अभिव्यक्ति परक उन्मुक्त जो स्वभाव था, वो धीरे 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 इंट्रोवर्ट लगा, है ना। लेकिन फिर BSc के बाद जब मैं PMT में सेलेक्ट नहीं हो पाया, तो मेरा रुझान योग और नेचुरोपैथी की तरफ हुआ। 8वीं क्लास की जमीन काम आई। उस दौरान फिर हम लोगों ने सोचा कि एक साहित्यिक पत्रिका है। फिर पढ़ने के दौरान साहित्यिक रुचि तो अभिनय की रुचि भी पैदा हो गई। अच्छा, अभिनय की रुचि के पीछे और है, मैं छठी क्लास से मैंने भाषण देना शुरू कर दिया था। अपने लेवल पर मैं भाषण तैयार करता था, और वाद विवाद प्रतियोगिताओं में भाग लेता था। बहुत अच्छे पहले दूसरे नंबर पर आ जाता था। मेरी हिम्मत तब बढ़ी थी जब मैं अंतर जनपदीय प्रतियोगिता में, वाद विवाद प्रतियोगिता में, अंतर जनपदीय वाद विवाद प्रतियोगिता में 54 स्कूलों में मेरा दूसरा नंबर आया था। अरे वाह। तो वहां से मुखर होने लगा। किस क्लास में थे सर आप? ये मैं 9th में पढ़ता था। अच्छा अच्छा।
9th या 10th में पढ़ता था मैं। जी 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 है ना? जी जी तो एक वो ऊपर से है, उसमें अपना कुछ नहीं, वो है ना? उसमें आदमी का कई चीजें पुरुषार्थ से होती हैं, कई चीजें संस्कार जनित या प्रारब्ध जनित प्रवृत्तियों से होती है। प्रारब्ध से दी गई प्रवृत्तियों से आदमी के आगे भाग्य और पुरुषार्थ के मार्ग बनते हैं, प्रवृत्त होते हैं, तो वो मैं मानता हूँ, है ना? तो कई योग्यताएं अर्जित होती हैं, कोई नैसर्गिक होती हैं। तो मेरे में बहुत कुछ नैसर्गिक है, अर्जित कम है, नैसर्गिक है, ठीक है ना? तो इसमें मेरा योगदान नहीं, मेरे पहाड़ के पत्थरों का, चीड़ के पेड़ों का, वेगवती नदियों का, जानवरों का, खेलते पत्थरों का, इनका योगदान ज्यादा है मेरे काम, मेरे भी, है ना? ये आप इसको दूसरे ढंग से समझ लीजिएगा। जी 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 जड़ चेतन की अद्वैत भाव से संयोजना जो होती है, वो कहीं मूल होती है रचना धर्मिता की, और वो मुझे जो है प्रकृति प्रदत्त है, इसलिए कुछ ऐसा हो गया मेरे साथ, इसमें मेरा पुरुषार्थ नहीं है। जी जी। अच्छा, तो जब मैं पीएमटी में नहीं निकल पाया, अच्छा, योग और अध्यात्म के प्रति और तो प्राकृतिक चिकित्सा के प्रति रुझान था, तो मैंने इसका कॉरेस्पोंडेंस कोर्स कर लिया दिल्ली से। अच्छा। लेकिन इस दौरान हमारी साहित्यिक और स्कूल कॉलेज में थोड़ा कैंप फायर में एक्टिंग और लोगों ने खूब सराहा भी था, तो वो चीजें भी होने लगी। अब हम लोगों ने एक साहित्यिक मंच 8-10 लोगों का बना लिया, रोज जाना जो है एक विषय तय करना और उसमें कविता लिखना, अलग अलग लोग रोज सुनाना, मैं सुनाता था तो उसमें अभिनय जुड़ जाता था। लोगों ने कहा यार तुम क्यों नहीं नाटक करते हो? जी। तो हमारे मोहल्ले में, बल्कि बगल में नंदलाल भाटिया जी रहते थे, जो राज विसारिया साहब से यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए थे। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि देखो एक राज विसारिया सर हैं, मैं उनसे तुम्हें मिलाता हूँ। मेरे जीवन की बहुत बड़ी क्रांतिकारी घटना होने जा रही है। जी 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 जी। तब आज मैं आपके सामने हूँ, नहीं तो मैं कहीं और होता, जी अच्छा ही होता, लेकिन ये संयोग, ये परमिटेशन कॉम्बिनेशन नहीं बनते जो आज बने, ठीक है? तो वो ले गए मुझे यूनिवर्सिटी, हालांकि वो बड़े थे, 40-45 साल के थे, 69 में उन्होंने राज साहब से पढ़ा होगा, मैं 83 की बात कर रहा हूँ। हाँ, इस बीच क्या होगा, मैंने जो करस्पॉन्डेंस कोर्स कर लिया, तो मैं प्राकृतिक जीवन पत्रिका का संपादक बन गया 22 साल की उम्र में। अच्छा। क्या हुआ कि मैं नौकरी लेने गया कि कहीं असिस्टेंट टीचर वगैरह की। लखनऊ में एक नेचुरोपैथी कॉलेज खुला था, गवर्नमेंट से एडेड था। अच्छा। केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान जो विभाग था, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जिसके हेड थे, उसके द्वारा एडेड था लखनऊ में, और जिसके प्रिंसिपल या डायरेक्टर थे डॉक्टर खुशीराम शर्मा दिलकश, ग्रेट नेचुरोपैथ ऑफ इंडिया ऑफ इस टाइम। अच्छा। तो डॉक्टर खुशीराम शर्मा दिलकश, उन्होंने बिफोर पार्टीशन पाकिस्तान में भी जब वो वहां थे, तो वहां नेचुरोपैथी प्रैक्टिस करी थी उन्होंने। अच्छा, तो वहां गया तो उन्होंने कहा बेटा हमारे यहाँ तो वर्ल्ड बॉय की भी जगह नहीं है। लेकिन बोले तुम्हारी भाषा तो बड़ी साहित्यिक है, तुम तो बड़े साहित्यिक अभिरुचि के हो, ऐसा क्यों नहीं करते बेटा? 1948 से एक मैगजीन निकलती थी प्राकृतिक जीवन, जो मैं कॉलेज के चक्कर में इसकी जिम्मेदारियों के तहत की वजह से वो मैगजीन ठप पड़ी है 8-10 साल से, तुम उसको रिवाइव करो और तुम उसको ले गए आगे बढ़ा के, तो वचन देता हूँ वो मैगजीन तुम्हारे नाम करके मरूंगा। अरे वाह। मैं 22 साल का था उसमें। जी जी जी। राज साहब जानते हैं, सर जानते हैं, ये बात उनके सामने सब ओपन किया था हमने। जी जी जी। ठीक है। जी जी। तो अब पत्रिका चल भी निकली भाई साहब। 83-84 की बात है, मैं उन दिनों धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, कादम्बिनी, ये सब पढ़ के अपनी फिलोसॉफिकल, स्पिरिचुअल और जो है नेचुरोपैथी संबंधित तैयारियां करता था, मैगजीन तैयार करनी। जी जी। तो उसमें 1-2 आर्टिकल तो मेरा ही होता था संपादकी। जी जी। लेकिन मेरा दुर्भाग्य, खुशीराम शर्मा दिलकश जी 1983 दिसंबर में एक इस तरह से बीमार हो जाते हैं कि उनका स्मृति लोप हो जाता है और उनकी डेथ हो जाती है। उनकी डेथ के बाद कॉलेज का प्रबंधन सब बेकार हो जाता है, उसमें और पत्रिका तो उनके बीच मेरे बीच थी बात, तो वहां से छोड़ना पड़ा, है ना? तो इस दौरान फिर जो है ये सारी साहित्यिक गतिविधियां शुरू हुई जिनकी मैं बात बता रहा हूँ, अभिनय परक। तो नंदलाल जी मुझे यूनिवर्सिटी ले गया, ऊपर मंजिल में एमए का डिपार्टमेंट था, अंग्रेजी डिपार्टमेंट, और पहुंचे तो हाँ बिल्कुल कोने का था, जो जहाँ गली खत्म होती है वो कमरे में, और इन्होंने पता कि हाँ राज साहब पढ़ा है। अच्छा, मैंने कहा अच्छा, रुक जाओ, माहौल बड़ा सेंसेशनल, मैंने कभी थिएटर तो किया नहीं है और मिलने आया हूँ इनसे। तो इतनी देर में और क्या हुआ,
3-4 लड़कों ने दरवाजा खोल के झिर्री से देखा और आपस में, अबे राजा, ये कहते भागे उल्टे पैरों। मेरे और था यार, आप जहाँ मिलाने लाए हैं तो मैं कैसे मिलूंगा, इनका तो ये टेरर है, ये बहुत डिसिप्लिन में है सर, बहुत डिसिप्लिन मानते हैं और अप्लाई करते हैं, इसलिए डर के भागे हैं। ये थोड़ी और खौफ थोड़ी है, कोई लेट आ रहे तो नहीं आने देंगे, तो भागे उल्टे। अब सर बाहर निकले, लेकिन वो टीचर रूम, स्टाफ रूम उस तरफ, लेकिन सर जीन्स पहने हुए हैं, शर्ट है, बड़े बड़े बाल है। अच्छा, मेरी थी कि राज साहब और मतलब बहुत बड़े रंगकर्मी, एक अजीब सा इल्यूजनरी इमेज। मैंने कहा ये तो बिल्कुल मॉडर्न है, ऐसे हैं। बोले तुम ये सब क्या सोच रहे हो, चलो जल्दी। नंदलाल जी बोले, और किसी तरीके से स्टाफ रूम में मुड़ने से पहले उनके आगे आगे उन्होंने कहा सर नमस्कार, मैंने 69 में आपसे पढ़ा है। उन्होंने कहा अच्छा अच्छा। बोले ये ललित हैं, ये नाटक सीखना चाहते हैं। 3 मिनट की बात सर ने मुझसे की होगी, कहाँ के हो क्या हो। जब मैंने पहाड़ों की बात की तो सर ने कहा पहाड़ मुझे बहुत पसंद है, समंदर मुझे बहुत प्यारा है। और क्या क्या संक्षेप में मैंने ये बताया कि मैं संपादक हूँ और ऐसा ऐसा मैं बचपन से, ये संक्षेप में जो बता पाया। तो सर ने बड़ी वात्सल्य भरी तीक्ष्ण दृष्टि से कहा आना कभी। अच्छा। और वो स्टाफ रूम के चले गए। ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ कि फिर मैं संकुचित स्वभाव, और इतने बड़े हैं सर और मैंने तो कुछ किया नहीं है। फिर वो साहित्य, कविता रचना और वो सब चला गया इसमें। लेकिन जुलाई में हमने बीएनए का क्या देखा, एड देखा अखबार में, 1984 की बात है। और उसमें लिखा है निर्देशक राज बिसारिया। हमने उन भाई साहब को दिखाया, बगल में रहते थे। बोले अरे यार हम तो समझते हैं इनकी संस्था है टो नाम से, ये यहाँ के डायरेक्टर भी हैं, ये मुझे नहीं पता है। क्या करना चाहिए, अब तुमको इसकी तैयारी करो, सर के पास इस हिसाब से जाओ, तैयारी करो, इसकी तैयारी करो, और जो भी तुमने किया है जाना जो भी है, लेकिन इसकी तैयारी करो। फिर हम उसकी तैयारी में जुड़े, हमने फॉर्म भरा, फॉर्म जमा किया, और उस फॉर्म के पहले जो 2-3 दिन का समय था इंटरव्यू के लिए, उसके लिए मेरा जो बुलंदशहर सिकंदरा से एक लड़का आया था श्रीपाल तेवतिया, उसने मेरी बहुत तैयारी कराई थी मेरे बैचमेट। नहीं तो शायद मेरा ना हो पाता, क्योंकि मैं किसी नाटककार का नाम ही नहीं जानता था। हम तो सिलेबस के पढ़े हुए लोग थे ना उधर से, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, जगदीश चंद्र माथुर, लेकिन मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, गिरीश कार्नाड, विजय तेंदुलकर, ये तो इंडियन में था ही नहीं था। ये सब उसने मुझे जानकारी दी 2 दिन के अंदर। बाकी पैसेज वैसेज तैयार करना वो प्रकृति ने मुझे दिया था, अब नहीं परखता, मेरे पहाड़ की मिट्टी ने मुझे दी थी, तो उसका मुझे विश्वास था। तो इस बीच में सर, इस बीच में उनसे मुलाकात हुई इंटरव्यू के पहले राज सर से? ना घबराहट में नहीं करी। जी। हाँ, और पैनल में 7 लोग बैठे थे, सर बैठे थे और मनोहर सिंह जी बैठे थे, एम.के. रैना बैठे थे, केन कक्कड़ साहब बैठे थे, रविशंकर केमू बैठे थे, है ना। और सर ने मुझसे कुछ नहीं पूछा। देख तेरे लगातार बाकी 6-7 लोगों के पूछने को ऑब्जर्व करते रहे, बस सिर्फ ये कहा था पहले, अच्छा आप यूनिवर्सिटी आए थे। उसके बाद एम.के. रैना, मनोहर सिंह जी, ये लेकिन एक मजेदार बात, हम सब अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कक्कड़ साहब ने कहा बेटा ये बताओ तुमको ये स और श का कुछ पता नहीं चलता। जी। कब स बोल रहे हो, कब श बोल रहे हो, मुझे पता नहीं ये क्या कह रहे हैं। जब हम इतने अनभिज्ञ होते हैं कि गलती क्या है, तब हम कुछ नहीं जानते। बिल्कुल। तो हाँ, फिर किसी ने कहा पहाड़ है, पहाड़ से है, तो किसी ने इस तरह बैलेंस किया। और एम.के. रैना साहब ने कहा अच्छा पहाड़ के बेटा गाना गाओ। तो क्यों लय ताल से भटके थे, लेकिन फिर भी गाना हमारा सुर से थोड़ा ठीक थे, तो गाया, उनको पसंद आया। फिर मैंने कहा यार मेरा और क्या एसेट है, सर तो जानते कुछ पूछ ही नहीं रहे। लेकिन वहां सब लगा था, मैंने संपादक का सर्टिफिकेट भी लगा रखा था, वो रेफरेंस लेटर लगा रखा था। जी। बात विवाद प्रतियोगिताओं का तब सब लगा रखा था। और मैंने कहा कि मैं कविता भी लिख लेता हूँ, किसी तरीके से बात आई। और एक कविता अपनी लिखी हुई मैंने सुनाई, मनोहर सिंह जी ने कहा अच्छा बेटा सुनाओ।
तो मुझे लगता है उस कविता ने भी शायद मेरी चिंतनशीलता और संवेदनशीलता का थोड़ा परिचय दिया होगा। आज मैं उस कविता को बहुत अच्छी नहीं मानता, लेकिन अन्य लिखी हुई तमाम कविताओं से आज भी वो मुझे सही लगती है, लेकिन उसमें संवेदनशीलता और चिंतनशीलता झलक रही थी, तो ये भी एक प्लस पॉइंट बन गया और मैं सेलेक्ट हो गया। तीसरे दिन पता चला कि मैं सेलेक्ट। अब जो है मेरे जीवन को बनाने में अप्रत्यक्ष रूप से रंग बना, मैं राज बिसारिया साहब को न केवल अपना गुरु मानता हूँ बल्कि अपना जनक भी मानता हूँ। आपको बताता हूँ, उस दिन वो 3 मिनट की मुलाकात न हुई होती, वो घड़ी कुछ ऐसी थी, मेरे भीतर जो स्पंदन थे, जो मेरी संवेदना थी, जो मेरा टेम्पर था, जो मेरी संलग्नता थी, उस दिन एक सर्टेन इंटेंसिटी में थी। और सर का भी जो वाइब्रेशन मिला, अगर वो दिन वो घटना किसी और दिन हुई होती तो शायद मैं प्रवृत्त न हुआ होता, सर का वो वात्सल्य भाव न मिला होता। तो मैं उनको इसलिए अपना जनक भी कहता हूँ, ना केवल गुरु बल्कि जनक भी कहता हूँ। और उसके तमाम और बातें हैं, उन्होंने मुझे डिस्कवर किया है। मैंने उनकी परिपाटी पे कोई काम नहीं किया, मैंने तो अलग अलग काम किए, लेकिन वो व्यक्ति हैं जिन्होंने मेरे भीतर मुझे खोजा और खोज के मेरे को मुझे मेरी हथेली पर रख दिया, लो बेटा। अब दूसरी बात, वो क्यों मेरे महानतम गुरु हैं। जब 86 में मैं इंटर्नशिप के लिए चुना जाने वाला था, ये तय था कि मैंने पोजीशन मेरी फर्स्ट आई थी और सर को करीब 3-4 साल के लिए या कुछ वर्ष के लिए बाहर जाना था। तो नए टीचर भी सब नए आए थे उसमें, तो सब कुछ सर गाइड कर रहे थे और मुझसे कहा था मेरे रूम में आओ। उन्होंने 10 पॉइंट बोले लिखो, 10 पॉइंट लिखा है मुझे, 2 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब एक पॉइंट उन्होंने कहा देखो तुम बेटा, ललित फोकड़िया भी कहते थे मुझे, कहते अभी भी फोकड़िया बोलते हैं मुझे है ना, अगला न समझ पाए तो परेशान हो जाए है ना। तो उन्होंने कहा मुझे कोई मतलब तुम नहीं, तुम आगे एक्टिंग करो ना करो, मुझे कोई मतलब नहीं तुम डायरेक्टर बनो ना बनो, मुझे कोई मतलब नहीं तुम कहीं और कोई काम कर लो, लेकिन तुम अगर अपना काम जूते में कील ठोकना भी चुनो, अगर अपना काम जिंदगी में झाड़ू लगाना भी चुनो, तो मैं सुनना चाहता हूं कि ललित मोहन फोकड़िया पूरे हिंदुस्तान के 3 बढ़िया कील ठोकने वालों में एक है, या 3 सबसे बढ़िया झाड़ू लगाने वाले में एक ललित मोहन फोकड़िया। ये मैं सुनना चाहता हूँ। बहुत बड़ा मंत्र था भाई साहब, ये थिएटर का ही नहीं, जीवन का मंत्र। एक गुरु इस तरीके से जीवन की समग्रता में बात करता है है ना। वो क्राफ्टिंग, वो वॉइस की क्राफ्टिंग करा दी और इमेजिनेशन, ऑब्जर्वेशन, ये सब तो टीचर कराता है। गुरु आपको आपके भीतर से उद्घाटित करता है और आपकी नई संभावनाओं या आपके आइडियल लक्ष्य की ओर आपका ध्यान प्रवृत्त करता है। ये काम गुरु करता है। माता पिता भी करते हैं, लेकिन माता पिता थोड़ा विवश हो जाते हैं कई और सामाजिक और पारिवारिक परिदृश्य के कारण। गुरु के पास ऐसा कोई मजबूरी नहीं होती, कोई कंडीशनिंग नहीं होती। जो सच्चा गुरु होता तो लपड़ मार के भी सही सिखा देगा। माँ बाप एक बार डरेंगे, पता नहीं घर से भाग जाएगा, थप्पड़ मारेंगे तो क्या करेगा, तो वो सिकुड़ जाते। हमने सुना था कि महर्षि विरजानंद जो गुरु दयानंद सरस्वती को झाड़ू से मारते थे। जब दयानंद सरस्वती उनके शिष्य थे तो विरजानंद जी झाड़ू से मारते थे उनको। ये बात है, अपने अपने युग के अपने अपने तेवर हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज भी गुरु झाड़ू से मारे तभी वो महान बनेंगे है ना। तो अब चलिए, मैं तो बहुत बेतरतीब बोलता चला गया, अब आप जी। तो मैं ये कह रहा था सर कि 84 से 86 आप भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी में रहे, और बड़ा अच्छा संयोग है रंग समागम का कि आपके बैच के कई लोगों के साथ साक्षात्कार करने का अवसर मिला। चित्रा मोहन मैम रहे, अतुल श्रीवास्तव 1 साल सीनियर है, 1 साल सीनियर थी, अतुल 1 साल सीनियर है, लेकिन उनका साथ थोड़ा मिला होगा कुछ प्रोडक्शंस में। नहीं, हम लोगों ने साथ नाटक किए हैं। हाँ जी। मेरी जिंदगी का पहले नाटक की को एक्ट्रेस वो थी, मैं उनका बेटा बना था। जी पहले नाटक में अतुल श्रीवास्तव सर आपके साथ रहे। अतुल श्रीवास्तव, विवांशु वैभव जी, राघव प्रकाश जी, जी राघव प्रकाश, दिव्येंद्र तामेशु, विजय शुक्ला, है ना, मीना नेथानी, जी, राम प्रसाद छापड़िया, तमाम लोग हैं जी। तो सर ये जो 2 वर्ष बीते, जैसा कि आपने सारा श्रेय दिया राज बिसारिया सर को, तो उस दौरान वो 2 वर्ष जो भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी में गुजरे सर, उसके बारे में कुछ बताइए। वो कैसा प्रोसेस था और आपके व्यक्तित्व को कैसे, किस रूप में परिवर्तित किया?
मैं आपको बताऊं, मैं तो वहां से बताता हूँ, आप बताऊंगा आपको, जहां हमको प्रोस्पेक्टस हाथ में आया जब मैं फॉर्म लेने गया, मैंने प्रोस्पेक्टस पढ़ा, मैंने कहा बाप रे बाप, मैं अब नहीं समझ के आया था, ये तो जीवन दर्शन है यहाँ तो, जी जी इतनी बड़ी जगह है। मैं तो वहीं से प्रभावित हो गया था। जी जी ठीक है। और अब सुनिए, पहला दिन पहली क्लास, जी हम हो गए लेट। जी सर इंट्रोडक्टरी क्लास ले रहे थे, मैं सर। कम इन सर, नो, बाहर हो गए। ठीक है। अब जिस ढंग से फिर इंटरवल में बाहर के वे आए हुए लड़कों को मैं होटल दिखा रहा था खाना खाने के लिए, शिवपाल हो गए, 2-4 और हो गए, उनको खाना होटल निशादगंज के चौराहे पे खाना वाना खिलवा के, एक था पर धुआंधार नहीं, परेशान पूड़ी भंडार है ना, जी 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 तो उसमें फिर देर हो गई। जैसे फिर से इंटरवल की जस्ट बात की क्लास सर ले रहे थे, मैं कम इन सर, नो, और मेरे साथ 2-3 लड़के जो वो भी वापस। ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, उस दिन एक वीसीआर पर कुछ दिखाया जा रहा था जो 5 बजे के बाद होना था, लेकिन सर ने वहां पर कुछ नहीं कहा। हम जब सब वो सर मार कैसेट साफ कर रहे हैं, तार लगा रहे हैं, ये दुनिया भर का काम कर रहे हैं, मुझसे देर से नहीं आना, देर से नहीं आना महाशय, ठीक है, देर से नहीं आना है, इतनी कोमलता से। तो है ना, तो प्रभाव इस तरह से, केवल जो आदमी क्या पढ़ा रहा है उससे नहीं प्रभावित होता। जी 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 अब सर का जो डिजाइनिंग था प्रोस्पेक्टस का, जी जी इतना गजब का था। पहला 2 हफ्ता या 1.5 हफ्ता तो हमारा ओरिएंटेशन हुआ। ओरिएंटेशन क्या, ओरिएंटेशन फिलोसॉफी के साथ, ओरिएंटेशन साइकोलॉजी के साथ, ओरिएंटेशन पेंटिंग के साथ, ओरिएंटेशन स्कल्पचर के साथ, अभिव्यक्ति के तेवर, आदमी के भीतर जो ज्ञान चेतना की जो कोश है, अभिव्यक्ति के जो कोश है, उन कोशों के द्वार खोलना, केवल एक्टिंग ही नहीं, एक्टिंग को सुसमृद्ध करने के लिए बाकी कोशों का खुलना भी अनिवार्य है, आवश्यक है, लाभदायक है। तो सर ने ये जो पद्मश्री रणवीर सिंह बिष्ट जी पेंटिंग के लिए बुलाए, असद अली महान व्यक्ति मूर्तिकार, उनको मूर्ति शिल्प की ओरिएंटेशन के बुलाया, रूपरेखा वर्मा जी फिलोसॉफी के लिए, पेंटल जी साइकोलॉजी के लिए, इसी तरीके से और फील्ड के लोगों को हम लोगों का विजन बड़ा किया। एक नाटक पढ़ने से पहले बुनियाद बड़ी होनी चाहिए, है ना, बड़ा पेड़ बनने के लिए जड़ें ज्यादा गहरी होनी चाहिए, तभी बड़ा पेड़ खड़ा रहेगा, है ना। तो अगर बड़ा पेड़ बनना है तो जड़ें गहरी हो, वो दिखती नहीं है लेकिन आधार वही होती है। तो जब हम एक्टिंग करेंगे, मंच पर कोई रोल कर रहे होंगे, लेकिन हमारे चेतना और विवेक के और जो ज्ञान के कोश है वो कितने भरे हैं कितने खाली, ये नहीं पता चलेगा, लेकिन वो जो हो रहा होगा उसके पीछे कारण वही, उसकी गुणवत्ता निर्धारित वो करेगी पीछे की जमीन। इसलिए सर ने ये काम किया। तो हम तो अभिभूत हो गए, हम तो बड़े भावुक आदमी, और हमारे नेचर के हिसाब से चीजें हो रही थी, मेरे भीतर की जो मौज थी उसके हिसाब से चीजें हो रही थी, तो मुझे बहुत अच्छा। उसके बाद फिर अलग अलग फील्ड में, तो रविशंकर केमू जी हमारे एक्टिंग टीचर थे, एनएसडी के बाद यहाँ अपॉइंट हुए थे। 6 महीने तक विजित जी एक्टिंग क्लास में, एक्टिंग टीचर के लिए, लड़कों के लिए तो छोड़िए, एक्टिंग टीचर के लिए भी कुर्सी नहीं रखी गई। अच्छा, क्या होता होगा बताइए। एक्टिंग की जो तैयारी है, जो बॉडी मूवमेंट और वॉइस को लेकर जो तैयारी का जो फलक है, भाई हम गेहूं बोते हैं, लेकिन गेहूं बोने से पहले कितनी तैयारी होती है पता है? बिल्कुल। गेहूं बोने यानी डायलॉग बोल दो, लेकिन तैयारी क्या, उससे पहले आप बताएं तो, अगर आप गांव से जुड़े होंगे, धान कटा होता है, और बारिश में जो मटेरा मिट्टी होती है धान की, वो बड़ी इतने बड़े ढेले निकलते हैं जो पहली जुताई होती है, इतने बड़े बड़े डेले निकलते। और गेहूं किसमें बोया जाता है, पाउडर बन जाती मिट्टी तब बोया जाता, नहीं तो गेहूं ढंग से पैदा नहीं होता। इस बीच कितनी तैयारी होती है, हम उस तैयारी पर ध्यान ही नहीं देते। तो बॉडी और वॉइस को लेकर भी इतनी डिटेल तैयारी होती है। अब बाद के वर्षों में कभी हमने देखा सुना कि लोग जो एक्टिंग क्लास में आ जाते हैं तो अच्छा भाई स्पीच निकालो, ये स्पीच तैयारी कराते हैं। ये तो फिर नॉन, मतलब उसे एमेचर ग्रुप में भी तो यही हो रहा है भाई। हम एमबीबीएस करेंगे तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी को कितने जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे भाई,
वैसे तो इंजेक्शन तो हम तो डॉक्टर यहाँ कंपाउंडरिंग करके भी लगा लेंगे। इंजेक्शन रूपी डायलॉग तो हम डायरेक्ट डॉक्टर के यहाँ प्रैक्टिस करके भी लगा लेंगे। बिल्कुल सही है। लेकिन उस इंजेक्शन में जो दिया जा रहा है उसका हमारे ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी में क्या इफेक्ट है, इसकी केमिस्ट्री क्या है, इसकी जानकारी कम होगी। जब हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, फिर फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे, तब जाके इलाज शुरू करेंगे ना, तब जाके डायलॉग बोलेंगे। तो जो 2 साल का जो था उस सब में इस बात का ध्यान रखा गया था, इतना वेल कंसीव्ड, वेल डिजाइन और बिल्कुल वेल पेनिट्रेटिंग डायरेक्शन में, बिल्कुल इस तरह से डिजाइन था। लेकिन बहुत बड़ा दुर्भाग्य क्या हुआ, जैसे हम लोगों का फर्स्ट ईयर खत्म हुआ तो बारिश, लखनऊ बाढ़ पीड़ित हो गया था। कुकरेल का बंधा टूट के सचिवालय कॉलोनी में जो एकेडमी थी, और मतलब गले से ऊपर 6-6 फीट तक पानी भर गया था, सारी लाइब्रेरी चौपट हो गई थी। हम लोग वहाँ लोकल रहे, जो थे, मैं तो यहीं रहता ही था, और लोग भी जाके किताबें सुखाते थे, उनको फ्यूमिगेशन कराते थे, तमाम सारे काम करते थे। तो रिपोर्ट एकेडमी जो सेकंड ईयर था हमारा बहुत देर से शुरू हो पाया, और नया फर्स्ट ईयर नहीं लाया गया, 0 सेशन किया गया। और इसी बीच रविशंकर केमू जी मुंबई चले गए, एमएन भाटिया साहब एफटीआई चले गए, तो बचे कक्कड़ साहब और राज साहब। तो ये एकेडमी का दुर्भाग्य था, हमारा सौभाग्य था कि राज साहब 7-7 घंटे 9-9 घंटे क्लास ले रहे हैं। और आपको बता दूं उनकी खूबी, वो एक विषय पर 3 दिन 8-8 घंटे बोलेंगे, लेकिन कोई चीज रिपीट नहीं होगी भाई साहब। क्या बात है, ये कोई चीज रिपीट नहीं होगी। उन्होंने फील्ड को, थिएटर को फिलोसॉफिकली देखा है। देखा नहीं है, एहसास किया, फिलोसॉफिकली एहसास किया उसका। टेक्निकली छोड़िए, वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन की टैंक नहीं बने। ठीक, हमने ग्रीक पढ़ा, वो पढ़ा, लेकिन वो इंफॉर्मेटिव लेवल पे इकट्ठा होके हमने जो वर्ब में ट्रांसफॉर्म करके वर्ड्स में दूसरे को दे दिया। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ नॉलेज है ये, तो ये नहीं होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ नॉलेज नहीं होता है। जिस व्यक्ति ने कुछ एहसास किया होगा फिलोसॉफिकली, उसको रियलाइज करते वो इस ढंग से ट्रांसमिट करते हैं कि दूसरे को भी रियलाइज होता है। उसके कानों में नहीं जाता है, उसके हृदय में जाता है। तो ये जो उनकी जो डिजाइनिंग और उनका जो तरीका, वे ऑफ टीचिंग, उससे हम बहुत मतलब जो है ओवरवेलमिंग इन्फ्लुएंस में थे। उसने हमको भरा है ना, और फकीर बन के बाहर निकले वैसा। सर आप उस बैच के टॉपर भी रहे आप, 84-86 के? हाँ, टॉपर देखे भाई साहब, 1-1 2-2 नंबर का फासला था। टॉपर थे लेकिन फर्स्ट डिवीजन नहीं थे, ये भी मजा आया। 2 नंबर कम थे लेकिन टॉपर थे, और पिछले जो थे उनका 2 नंबर कम थे जो सेकंड थे। सुनील पंजवानी जी बहुत एक्सप्रेसिव, बहुत गजब के टैलेंटेड है ना। तो अब इसी में हो गया भाई, ये तो चांस है। आपने 100 मीटर स्प्रिंटर्स को देखा होगा, सेकंड के कितने पार्ट में वो टाइम निकालते हैं फर्स्ट सेकंड का। तो वही। तो फिर 86-87 सर इंटर्नशिप आपने किया बीएनए से ही? हाँ, इंटर्नशिप किया। तो इंटर्नशिप में, हाँ आप पूछिए फिर मैं बताता। हाँ, मैं ये जानना चाह रहा था सर, उस दौर में कितने इंटर्न्स चुने जाते थे? उस दौर में तो एक ही होते, हालांकि हमसे पहले 2 इंटर्न थे, और शायद उसके बाद विवांशु को भी ऑफर हुआ था, लेकिन विवांशु ने किया नहीं उसको। अच्छा, 2 जनों का था, लेकिन विवांशु को नहीं, सुनील नहीं करना चाहते थे। और तो विवांशु को ऑफर हुआ था, तो मतलब सुनील 2 लोगों को होना था ना, तो सुनील शायद नहीं करना चाहते थे, और विवांशु चाह रहे थे वो दिल्ली जाए या कुछ ऐसा था। तो फिर हम अकेले ही रहे, और वो अकेले इसलिए भी चल गए क्योंकि 0 सेशन हुआ था, तो केवल 1 ही साल था, कोई सेकंड ईयर में था नहीं, केवल फर्स्ट ईयर था। इसलिए भी बात बन गई थी। तो इंटर्नशिप का कैसा रहा सर 1 साल? बहुत अच्छा रहा भाई साहब। अच्छा, मेरे जो पढ़ाने का जो एक ये फितूर कहिए, मैं उसकी तारीफ नहीं करूं, एक फितूर है पढ़ाने का, तो उसको जो है वहाँ जो भरपूर पोषण मिला, क्योंकि पुनीत अस्थाना जी, चित्रा जी, जुगल जी, ये मेरा इंटर्न होना, इनका टीचर होना एक साथ साइमल्टेनियस मामला था। तो ये लोग कई क्लासेस मुझे दे देते थे, कहते जाओ पढ़ाओ। तो इसके पीछे
एक अच्छा ही आशय रहता होगा इनका, जो भी रहा, तो मैं पढ़ाने लग गया था। जी जी जी, है ना। और इसके अलावा जो भी किसी भी प्ले में काम होता था बैक स्टेज से, तो भरपूर तरीके से करता था मैं। जी जी जी। मैं आपको बता दूं, मेरे दाहिने पैर में 7 सवारी से भरा टेम्पो चढ़ गया था, मेरा पैर में प्लास्टर लग गया था। जी, और कुछ ही दिनों में शो होना था, उसके मुखौटे बनने थे, ताशों का देश जुगल जी के निर्देशन में हो रहा था। मैंने एक रात में एकेडमी में, अच्छा क्योंकि प्लास्टर मेरे लगा था, तो एकेडमी में एक कमरा मुझे रहने के लिए दे दिया गया था। यही रहो, आओ जाओ, मैं बैक स्टेज का काम रात भर में मैंने 12-13 मुखौटे बनाए थे। जबरदस्त, है ना। बैठ के शायद कोई एक और हेल्पर रहा होगा, तो इस जुनून में काम करते थे। और उससे पहले, क्योंकि एचबी शर्मा साहब हमारे फर्स्ट ईयर में भी आए थे, सेकंड ईयर में भी आए थे, और उसी दौरान उन्होंने मुझे एक अच्छा स्टूडेंट मान लिया था, जितना मैं था नहीं। अच्छा, कभी कुछ चीजें मेरे भाग्य में ऐसी हुई हैं, जितना मैं हूं नहीं उतना लोगों ने मान लिया। लेकिन मैं जितना पका हूं उतना लोगों ने देखा नहीं है, ये भी बात है। जी जी। जितना भस्म हुआ हूं, जितना पका हूं, जितना भट्टी में लाल हुआ, वो लोगों ने देखा नहीं, उनकी गलती नहीं, वो देख नहीं पाए हैं। लेकिन ये भी मेरे साथ वरदान हुआ है कि बचपन से ही हाइट छोटे होने की वजह से मैं उम्र में भी बहुत छोटा माना जाता रहा। तो छोटे होने का प्यार भी लोग खूब देते रहे बड़े होने के नाते। जी जी जी, है ना। तो ये मेरे साथ बहुत अच्छा होता रहा, तो सबका लाडला रहा, एक बहुत अच्छी चीज ये रही है। और तो एचबी शर्मा साहब ने भी, मैं आपको हल्की सी बात बताता हूँ, हमारे कलर कॉम्बिनेशन में एक चीज होती है मोनोक्रोमेटिक, एनालॉगस। मोनोक्रोमेटिक और एनालॉगस में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, लेकिन फिर भी थ्योरेटिकली अलग हो जाता है। मैंने सर से कहा, जब वो पढ़ा रहे, मैंने कहा सर ये तो मोनोक्रोमेटिक ही हो जाएगा। उन्होंने कहा गुड, सेंसिबल बॉय, है नहीं। अब ये बहुत बड़ी बात नहीं थी मेरे हिसाब से, लेकिन ये बारीक चिंतन था। इससे ये पता चल रहा था कि मैं इन्वॉल्व हूँ, मैं बारीकी से इन्वॉल्व हूँ। तभी तो ये बात, कोई गलत बात भी कभी हम कब कर पाते हैं, जब हम उसमें इन्वॉल्व होते हैं। बिल्कुल सही है। थॉमस एल्वा एडिसन 99 गलतियां क्यों कर गया? बहुत इन्वॉल्व होके कर गया, और सभी बार जब उसने काम सफल कर लिया, तो उसने कहा था मैं 99 बार असफल नहीं हुआ, 99 बार भी सफल हुआ ये जानने में कि इतने तरीके से नहीं हो सकता। क्या बात, ये जाना तब। बिल्कुल, है ना। तो कुछ ऐसी घटना मेरे साथ हो गई। तो जब वो मैं उनका इतना प्रिय हो गया, तो पीरियड कॉस्ट्यूम प्रोजेक्ट के लिए भी एज एन असिस्टेंट उन्होंने मेरे को रिक्वायर किया। और पुनीत सस्ताना जी ने भी बहुत खुश होकर, डायरेक्टर थे पुनीत जी ऑफिशिएटिंग, उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, ललित इज मोस्ट एप्रोप्रिएट पर्सन। तो ये हुआ। और फिर इसमें आगे क्या हुआ, उनको जो बीच प्रोजेक्ट में उनको दिल्ली जाना पड़ गया। वो लिख के गए, रेस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड बाय ललित पोखरिया। मतलब स्वतंत्र रूप से यही इसको पूरा करेंगे। जी जी। और पुनीत जी ने भी लिख के मुझे दे दिया, भाई सर कह के गए। जी जी। तो ये मेरे लिए बहुत उपलब्धि थी, मेरे लिए आकाश में महल बन गया था। निश्चित तौर पर ये बात मेरे लिए हुई क्रिएटिविटी के लेवल पर। जी जी जी। बहुत विजन खुला, रंगों से, रंगों के मनोविज्ञान से, समय, टाइम एंड स्पेस में जो हमारी एग्जिस्टेंस है, कलर, टेक्सचर, मास, इसकी जो इंटर रिलेशनशिप है, ऑफ एक्सप्रेसिव इंटर रिलेशनशिप, इससे मेरी वाकफियत हुई, इससे मेरा तारुफ हुआ। तो इसीलिए 96 ऑनवर्ड्स में जो है डिजाइन में, कहने को तो मैं कॉस्ट्यूम डिजाइन पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं कॉस्ट्यूम डिजाइन पर कम से कम 15 या 20 दिन आ पाता हूँ। इससे पहले मैं जमीन पढ़ाता हूँ, इससे पहले मैं फिलोसफी पढ़ाता हूँ, इससे पहले मैं हॉट डिजाइन पढ़ाता हूँ, इससे पहले मैं टाइम एंड स्पेस पढ़ाता हूँ, इसके बाद मैं लाइन, कलर, टेक्सचर, मास पढ़ाता हूँ, फिर इससे पहले मैं प्रिंसिपल ऑफ डिजाइनिंग पढ़ाता हूँ, एलिमेंट्स ऑफ डिजाइनिंग पढ़ाता हूँ, क्वालिटी ऑफ डिजाइनिंग पढ़ाता हूँ, तब जाके कहीं जो है कॉस्ट्यूम डिजाइन में इंटर करता हूँ। कोई खेत की तैयारी हो गई ना। क्यों बोना है कॉस्ट्यूम डिजाइन करनी, तो उसकी जमीन क्या है वो भी तो तैयार करो। ये नहीं कि फलानी किताब निकालो और इसका जो है कॉस्ट्यूम डिजाइन करो। ये तो बच्चे एमेच्योर थिएटर में करते ही आ रहे हैं। कहाँ भाई 5-6 नाटक तो कम से कम करके ही आते हैं। तो कोई तो डायरेक्ट करके आता है, कोई इसमें सेट भी डिजाइन करके आता है, कॉस्ट्यूम भी डिजाइन करके आता है। तो हमें तो फलसफा और मनोविज्ञान पढ़ाना है ना, सिद्धांत पढ़ाना है। प्रैक्टिकल तो करके आ रहा है, लेकिन उस प्रैक्टिकल के भीतर उसे क्या और भरना चाहिए, विजन कितना बड़ा होना चाहिए, ये बात हम बताते हैं। तो लकीली मेरे जितने भी भाई रहे डीएनए के, सबको मैं संतुष्ट कर सका। हर क्लास में कोई शायद एक आध बच्चा शायद ऐसा रहा हो जो संतुष्ट न हो पाया हो,
नहीं तो बच्चे मुझसे गदगद ही रहते। जी जी जी। आज 20 साल का इतिहास है और मैंने ये कमाया है। जो जो भी मैं क्या भाई साहब साल में 1 महीना जाके पढ़ाता था। जी जी। ऐसे में अगर लोगों के दिल में मेरी जगह बनती है तो ये ईश्वर के वरदान से कम नहीं है। जी और जी ईश्वर ने जी। मुझे ये वरदान दिया है, जी जी जी। मैं ये मानता हूँ। सर ये बड़ा अच्छा संयोग रहा कि इंटर्नशिप के दौरान ही आपको वहां पे पढ़ाने का भी अवसर मिला और बाद में एज ए गेस्ट लेक्चर तो आप इसके लिए मैं पुनीत जी को, जुगल जी को, चित्रा जी को थोड़ा सा क्रेडिट जी दूंगा जी जी कि इन लोगों ने मौका दिए। चाहते तो ना भी देते, ये जी कहते जी नहीं ये कर लो, रजिस्टर बना लो, ललित जरा यार ये नाम लिख लो यार। ये जी। तो टीचर को असिस्ट करना होता है ना, बिल्कुल सर, बिल्कुल। है तो ना। सर ये जो वहां से वो इसने सर कितना आत्मविश्वास पैदा किया कि जब आप अध्यापन कार्य में लगे तो उसने कितना आत्मविश्वास, हाँ, क्योंकि सीखना और सिखाना दोनों में बड़ा अंतर होता है। अरे भाई साहब विजित जी, जी मुझे लगता है कि पढ़ाने से ज्यादा सीखता है आदमी। जी जी जो खुद पढ़ के नहीं सीखा होता है, जी पढ़ाना तो बहुत बड़ा टीचर है आपका। जो पढ़ा जी रहा है उसका शिक्षक है, पढ़ाने का काम, अध्यापन का काम अध्यापक के लिए गुरु है। जी जी ये मेरा एहसास है। जी 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 लगातार ये काम मिलता तो फिर पुट ऑन तो होता ही है जी ना। जी जी विकसित होता, पढ़ाने के दौरान मैं विकसित हुआ हूँ। जी जी पढ़ाने के दौरान विकसित तो कुछ मेरी फितरत में पहले से था, जी जी है ना। जी भाषण में देता था, है जी ना। तो एक बार जब मैं 9th में मैंने भाषण दिया था 2 अक्टूबर को, तो केंद्रीय सहकारिता मंत्री प्रताप भैया आए थे। जी उन्होंने मुझे अलग से बुला के 20 रुपए पुरस्कार दिए थे। कहा था ये बच्चे ने जो विचार जिस तरीके से व्यक्त किए हैं वो हम बड़े नहीं कर सकते। जी जी मैं हीरो हो गया स्कूल का। तो सर बाकी जैसा आपने बताया पहले भी आप संपादन कार्य में लिप्त थे, पहले करते थे, संपादन कार्य करते हाँ, थे, बाकी आर्टिकल्स वगैरह लिखना और सब कुछ करना, लेकिन जो आपका पहला एक मुकम्मल नाटक रहा जिसको आपने निर्देशित भी किया, मंचित हुआ रविंद्रालय में, वो नाटक रहा हाँ, अस्थिकुंड। अस्थिकुंड हाँ, वो हाँ, इंटर्नशिप, हाँ वो इंटर्नशिप के बाद आपने उसकी बात ये बताता हूँ मैं। ये जाता है क्रेडिट, ये भी एक बहुत बड़ी बात है भाई साहब। जी जी सौभिक चक्रवर्ती जी खोज थिएटर ग्रुप के, जो हेमन भाटिया इन लोगों ने बनाई थी खोज खोज ग्रुप, जी तो उसमें सौभिक चक्रवर्ती भी मेन सदस्य थे उनके। जी जब वो इंटर्नशिप के दौरान हमारे नाटक देख रहे थे या सेकेंड ईयर में हमारे नाटक देख रहे थे, जी तभी उन्होंने मुझसे कहा था ललित बाहर निकल के खोज के लिए प्ले डायरेक्ट करना है। जी जी अब बताइए, मतलब कुछ वरदान तो मुझे आशातीत मिले हैं, निश्चित तौर संघर्ष पर। बहुत विकट मिले हैं। जी मतलब जी कि यार ऐसा भी संघर्ष वो बताने लायक नहीं है, वो संघर्ष जी उनका जी जिक्र क्या करना। जी लेकिन ऐसे भी वरदान मिले। एक आदमी कह रहा है जो मेरा प्ले एक्टिंग करते हुए देख रहा है, वो कह रहा जी है कि यार बाहर निकलोगे हमारे ग्रुप के लिए प्ले डायरेक्ट करना। जी 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 ये भी है ना, ये तो वरदान जी ही है। जी तो जी फिर ये हुआ। हम्म लेकिन इस बीच क्या हुआ, हम प्ले लिख रहे थे, लिखते रहते। अच्छा मेरे साथ क्या हुआ विजित जी, हम्म, अगर मैंने 75 नाटक लिखे हैं जी तो जी 55 नाटक मैंने नाटक करते हुए लिखे हैं, लेकिन अच्छा इम्प्रोवाइजेशन का कोई सीन नहीं जोड़ा है उसमें। जी 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 इम्प्रोवाइज नहीं है, जी जी लिखे ड्यूरेशन मतलब ड्यूरिंग द रिहर्सल है, लेकिन जी उसमें इम्प्रोवाइज्ड कुछ नहीं है। क्या जी एक्टर से कहा ये इम्प्रोवाइज कर लो और ये हम्म, सीन बना देते हैं, ऐसा हम्म, नहीं हुआ। जी जी ठीक है, तो उसी तरीके से वो अस्थिकुंड भी मैं नाटक लिख रहा था। अच्छा, जी वो मैंने ये देखा था कि उसमें मैंने जो था हम्म, थोड़ा सा ये मैंने रखी थी, एक जो बहुत सरोकारी रंगकर्मी है जी और जो ह्यूमन वैल्यूज के लिए थिएटर में डूबा है और अपने सब कुछ लगा रहा है, तन मन धन, जी जी वो कितना अपयश, जो निगेटिविटी है ऑल अराउंड, वो जी जी निगेटिविटी उसके साथ कैसा उसको संघर्ष करना पड़ता है। ये जी राज साहब के सर के जीवन से किसी झलक को मैंने उसमें लिया और जी वो बुना। कथानक अलग है, लेकिन जी उसका मटेरियल यही है कि जो ह्यूमन वैल्यूज के लिए निस्वार्थ ढंग से खुद के तन मन धन को खपा कर थिएटर कर रहा है, जी जी तो उसको कैसा भोगना पड़ता है तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग से, घर जी परिवार से, कुछ जी ऐसा। जी तो ये मैंने जोड़ा और उसका जो मेरा मेन किरदार था वो वही थिएटर का डायरेक्टर किरदार था। वो है दधीराम पांडे, जो आजकल फिल्मों में अच्छी तरीके से एस्टेब्लिश हो रहे हैं सीरियल वगैरह में। तो जी उन्होंने उस नाटक में काम किया था। उसमें अरुण त्रिवेदी जी ने एक रोल किया था, अच्छा रमा त्रिवेदी जी ने रोल किया था जी जी और कलाकरण जी हमारे सीनियर, वो शायद अरुण जी की बैच की है, जी उन्होंने जी रोल किया था। मैं अपने जी सीनियर खुश होकर, इन लोगों ने मेरे सीनियर से भी मेरे प्ले में काम किया
कोई इवन बट नहीं, कोई ईगो नहीं। लेकिन इसी बीच मेरे पिताजी का देहांत हो गया, तो बीच में हमको प्ले रोकना पड़ा। फिर लौट के आए तो 12 दिन में तैयार करके उसको जो है 31 दिसंबर 1987 रविंद्रालय, 350 लोग और बाहर चिलचिलाती ठंड, चिलचिलाती धूप नहीं, चिलचिलाती ठंड। तो इसमें मुझे 2 पेपर ने, एक तो नॉर्दर्न इंडिया पत्रिका और अमृत प्रभात ने मेरे इस प्रयास को बहुत वास्तविकपूर्ण ढंग से सामने, क्योंकि कंटेंट बहुत बढ़िया था। आज मैं मानता हूँ कि मुझे 80 गुण दोबारा लिखना चाहिए, बहुत अच्छा कंटेंट होते हुए कहीं कहीं वो सुपरफिशियल राइटिंग है, दोबारा अच्छा है। तो वो तो मुझे लगता है मैं कभी मौका आएगा तो उसको दोबारा लिखूंगा। जी। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि लोगों की नजर ऐसी आप पे पड़ती थी और कुछ तो था एक ऊपर से कनेक्शन, संगीत नाटक अकादमी की भी नजर आप पे पड़ी और उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप अपने जैसे लोग और तैयार करें। ये तो हुआ ही हुआ। शरद नागर जी जो संगीत नाटक अकादमी के उप सचिव थे, वो मेरे काम की रिपोर्ट लेते रहते थे, यहाँ देखते भी रहते थे 85, 86, 87 में, है ना। तो एक दिन मुझे ये, अच्छा, इसके बाद जब मैंने अस्थिकुंड किया तो कारवां संस्थान ने मुझसे कहा कि आप हमारे लिए भी तुरंत नाटक करिए। वो लोग नाटक देखने आए थे और ये नाटक तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरा। जब मैं नाटक खत्म होके ऑफ स्टेज में आया तो वीरेंद्र दीक्षित जो मयूर पंख संस्था चलाते हैं और जिसके बैनर तले वो हिंदुस्तान के अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त म्यूजिक मतलब गायकों को लखनऊ के मंच पे उतार चुके हैं, चाहे राजन साजन मिश्र हो, चाहे राजेंद्र मेहता, नीना मेहता जी हो, चाहे पंकज उदास हो, चाहे एक से एक बड़े, चाहे हृदयनाथ मंगेशकर हो, तो उनको लखनऊ में ला चुके हैं लखनऊ के दर्शकों के लिए। उन्होंने भाषा मुझे उठा के 3 चक्कर घुमा लिए, बोले ये हुई बात, क्योंकि उसमें मेरी 3 पेज की सोलोलियोकी मेरी खुद की थी उस प्ले में एक्टर के रूप में, ठीक है। उन्होंने मुझे 89 में लखनऊ में मेहदी हसन साहब को बुलाया था। उस दिन मुझे कला निधि अवार्ड दिलाया। राज्यपाल थे मोहम्मद उस्मान आरिफ साहब और मेहदी हसन साहब थे चीफ गेस्ट। उन लोगों के हाथों मुझे कला निधि अवार्ड दिलाया था उसी एक प्ले के दम पर। क्या बात, मतलब ईश्वर ने जो प्यार का जो बारिश की है वो गजब जी बड़ी गजब की बारिश की है। उसके बाद प्ले के तुरंत बाद वो कारवां वाले भी देखने आए थे, तो उनके लिए मैंने मौलेर के तारतूफ का भारतीयकरण किया, धुरंधर के नाम से, अनुवाद नहीं किया। और पहले से जो अनुवाद हुई है भारत, मतलब जो एडेप्टेशन उपलब्ध थे वो मुझे छिछले लगे, मतलब प्रेजेंटेशन के लिए, मेरी अपनी चॉइस, अपनी पसंद के हिसाब से। तो मैंने दोबारा लिखा धर्म धुरंधर के नाम से, उसके 4-5 शो हुए। अब इस बीच क्या हुआ, शरद नागर जी ने एक दिन किसी ने मुझसे कहा कि भाई तुमको शरद नागर ढूंढ रहे हैं, तुम कहाँ हो, वो तुम तो याद कर रहे हैं। उन दिनों मोबाइल और फोन हो तो कोई मतलब, मैं जाके पहुंचा, बोले ललित तुमको बड़ी जिम्मेदारी लेनी है, जैसे तुम खुद हो वो बच्चों में भी वो बात डालनी है, तुमको सहारनपुर जाना है थिएटर वर्कशॉप डायरेक्ट करने के लिए। वहाँ विकेश जोशी है नाट्य सहारनपुर के, और हमने तुम्हारा नाम प्रस्तावित कर दिया, फलाने दिन टिकट लो और जाओ। है ना। और एक मुझे लेटर दे दिया जिसमें 2500 रुपया मेरा मानदेय था और आने जाने का फर्स्ट क्लास का क्या था, और बाकी मेरे खाने पीने की व्यवस्था जो है विकेश जोशी को करनी थी, रहने की। तो वहां मैंने अपने जीवन का पहला बाल नाटक एक देश की कहानी लिखा। बाल नाटक की वहां शुरुआत हो गई, है ना। तो मुझे उसमें आसानी लगती होगी, हालांकि ऐसा नहीं मैंने 30-40 नाटक दूसरों के भी किए हैं, लोग ये ना समझेंगे अपना ही नाटक कर पाता होगा इसलिए। लेकिन इतना कमजोर नहीं हूँ, मतलब मैं बहुत वो नहीं हूँ, लेकिन इतना कमजोर नहीं हूँ कि केवल अपना ही नाटक कर पाऊँ, है ना। तो दूसरों के भी किए हैं, लेकिन एक आदत होती हो गई, वो लिख रहा है तो अच्छा ही काम, बुरा काम तो था नहीं, बिल्कुल बुरा काम तो है नहीं, बिल्कुल है ना। और पसंद भी आ रहा है तो हिम्मत बढ़ी जाती है, जैसे आपने कहा आत्मविश्वास तो बढ़ता ही बढ़ता है। तो वहां से वो शुरुआत हुई और फिर जो है वहीं से मेरे दिमाग में आया, अरे चिल्ड्रन थिएटर वर्कशॉप में तो बच्चों की पर्सनालिटी की ग्रूमिंग को लेकर बहुत हम काम कर सकते हैं। वो बात के जीवन में मेरे काम आया। फिर तो मेरा सरोकार ही बन गया, बच्चों को एक्टर बनाने के लिए, शाहरुख खान बनाने के लिए नाटक नहीं कराना है, बच्चों को बेटर ह्यूमन बीइंग बनाने के लिए कराना है। वो शाहरुख खान बन जाए तो कोई बुरी बात, शाहरुख खान मतलब एक्टर बन जाए कोई बुरी बात नहीं,
जी जी उसका फोकस नहीं करना, नहीं एक्टर बनना है, नहीं एक्टर बनना है, नहीं ये नहीं करना है। जी जी जी, इससे फिर बच्चे का वो थोड़ा सा भटक जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर सर दिल्ली की तरफ रुख किया आप, श्री राम सेंटर रेपेट्री। मैं बताऊं मेरे शुभ चिंतक अरे एक बात बीच में बताना भूल गया, बहुत जरूरी है, नहीं तो विजय शुक्ला नाराज हो जाएंगे। क्या हुआ 86 में, अभी इंटर्नशिप शुरू नहीं हुई है, तो सुनील पंजवानी ने कहा चलो यार जरा दिल्ली हो आते हैं। आनंद फानंद में दिल्ली चले आए। विजय श्री राम सेंटर में थे। तो अगले दिन सुनील लौट गए, दूसरे दिन विजय ने मुझसे कहा ललित तुम्हें रुकना है, तुम रुके रहो, क्योंकि तुम्हारे मतलब का एक बहुत बड़ा काम हो रहा है दिल्ली में। क्या हो रहा है? फोर्ड फाउंडेशन के तहत, उसकी स्कॉलरशिप के तहत एक्सपेरिमेंटेशन विद ट्रेडिशन का एक बहुत बड़ा 15 दिवसीय एक्स्ट्रा वैकेंजा जो हो रहा है काम, जिसमें देश के अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लोगों का जो एक्सपेरिमेंटेशन है ट्रेडिशन के साथ, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटेशन, उसका डेमो होगा, डिस्कशन होगा और प्ले होगा, जिसमें कौन, अभी तनवीर साहब, के.एन. पणिक्कर साहब, लोकेंद्र अरम्बम साहब और सी.एस. कंबार साहब, भानु भारती साहब, बंसी कौल साहब, जितने लोगों का काम 15। और विजय ने कहा तुम्हें रहने खाने की कोई चिंता नहीं, तुम मेरे यहाँ रहोगे। भाई साहब दिन भर मेरा काम शुरू होता है। अब मैं आपको बताता हूँ, बचपन में मैं छोड़ आया था जो वहां से तार जुड़ गए, मेरे यहाँ की इतनी सुसमृद्ध रस परिपाक से भरी हुई जो लोकोत्सव की जो अभिव्यक्ति परक परंपराएं हैं, क्या उन पर कुछ काम नहीं हो सकता? बस मेरे भीतर एक दूसरा पौधा, देखिए 3 डायमेंशन पैदा हो गए, लेखन का, निर्देशन का, चिल्ड्रन थिएटर का इधर, और उधर लोक परंपराओं का नाट्य धर्मी प्रयोग करने का बीजारोपण। ये 3 डायमेंशन मेरे, टीचिंग का डायमेंशन अभी नहीं पैदा हो, है ना, और लोगों को खुद बेटर ट्रेनिंग देने का डायमेंशन अभी पैदा नहीं हुआ। तो ये 3 डायमेंशन पैदा हो गए थे। ये विजय का जिक्र करना मैं भूल गया था। अब उसी विजय ने हमसे कहा, विवांशु ने, राघव ने, कि भैया ये सहारनपुर वाली वर्षों के बाद क्या होगा, क्यों नहीं यार कहीं ध्यान दे रहे हो, रिपर्टी वगैरह में ध्यान दो, क्या करना है लखनऊ जाके, क्या होगा, श्री राम आके भरो। तो मैं वहाँ वर्कशॉप में 2 दिन, सहारनपुर ज्यादा दूर नहीं है दिल्ली से, 2 दिन का समय लेके फॉर्म वॉर्म भरा, और एक दिन जो है वहाँ विकेश जोशी जी भी बोले, संस्था के जो संचालक थे, हाँ ललित जी आप छोड़ो मत ये अपॉर्चुनिटी, बिल्कुल जाओ। तो भैया वहां भी सेलेक्ट हो गए। तो 1 साल श्री राम सेंटर में रहे। फिर क्या हुआ, इस बीच जो है भारतीय नाट्य अकादमी की रंगमंडल का सूत्रपात होने लगा। तो वहां इंटरव्यू के लिए जो है बोले, हमने भरा तो इंटरव्यू के लिए बुलाया, लेकिन अभी श्री राम सेंटर चल रहा। तो वहां गए तो सिलेक्शन हुआ, A ग्रेड में हुआ, वरिष्ठ कलाकार के रूप में हुआ। मेरे पिछले इतिहास को देखते हुए मुझे सम्मान और प्यार, वात्सल्य भी दिया गया, सम्मान भी दिया गया, है ना, उस तरह से सिलेक्शन हुआ। लेकिन क्योंकि अभी श्री राम सेंटर में कुछ दिन और रहना था, वहां एकदम नहीं छोड़, तो मैंने जो है डायरेक्टर को, राज साहब को, और एक जो है कमेटी के लिए लेटर छुट्टी के लिए लिखा कि मैं जुलाई से ज्वाइन कर पाऊंगा। इसी बीच मेरा विवाह हो गया था मई में, जब मैं श्री राम सेंटर में था। तो मेरे गांव में आए सारे श्री राम सेंटर के तमाम लोग मेरी बारात में आए, तो मेटाडोर, जिसमें प्रतिमा कनन जी भी आई। अच्छा पहाड़ की शादी की, हाँ, तो शादी को देखने के लिए लोग क्या तौर तरीके, अब तो उतना नहीं होता है, लेकिन मेरा खुद इंटरेस्ट था कि हाँ मेरी शादी में जो हमारा लोक और आध्यात्मिक और धार्मिक सनातनी जो तौर तरीका, वो सब सामने आए, है ना, वो सब देखा जाए। तो इस हिसाब से जो है लोग आए, तो मुझे बहुत इतना, इन लोगों ने भी सुने, नहीं तो प्रतिमा जी को क्यों आना था। तो शिवा में भी साथी कलाकारों से बहुत प्यार कमाया मैंने, और मैं एक प्ले के बाद में प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर बना दिया गया, साथ में एक्टिंग के साथ में, एक्टर के साथ साथ में। तो ये हुआ, तो ये भी वहां का भी बहुत ग्लोरियस रहा, मतलब ग्लोरियस, इमोशनली ग्लोरियस रहा। बाकी तो वामन केंद्रे जी के निर्देशन में पहला नाटक किया था, गधे की बारात। फिर हमने त्रिपुरारी शर्मा जी के निर्देशन में रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानी सजा के नाट्य रूपांतरण पर काम किया। फिर अक्षरा केवी, जो कर्नाटक के एक राइटर है, पूर्णचंद तेजस्वी जी, इनका चिदम्बर रहस्य नाम से उपन्यास था, उसका गोरख धंधा नाम से हिंदी नाट्य एडेप्टेशन हुआ था, जिसके 6 अनुवादकों में आखिरी अनुवादक मैं था। अच्छा, उसकी भी एक रोचक कहानी है। शुरू हुई अंकुर जी से वो, और खत्म हुआ मुझ पर। हुआ क्या कि क्योंकि उसमें स्लैंग वर्ड्स और एब्यूसिव वर्ड्स बहुत ज्यादा,
जी जी। लोग छोड़ छोड़ के जा रहे थे। एकदम राजेंद्र नाथ जी ने कहा कि भाई ललित ऐसा है यार, वो सेकेंड ईयर में शरद लड़का है कर्नाटक का, वो अनुवाद खत्म कर रहा है, लेकिन वो हिंदी जानता नहीं, वो हिंदी लिख नहीं पा रहा। जी जी। तो तुम जाओ मदद करो, आखिरी चरण। नहीं तो अक्षरा के भी कह रहा है कि भाई कब से डायरेक्शन करे, आपने तो अनुवाद किया ही नहीं। अच्छा, सीनियर राजेंद्र नाथ जी बहुत सीनियर, तो वामन जी और अक्षरा केवी जी उनके सामने बच्चे ही थे, तो वो इस तरह से बोल देते थे। अब मैं वहां गया, भाई साहब हर पेज में 5 गाली, 10 गाली, समझ रहे हैं आप? मैं आया, मैंने नाथ जी से कहा, सर ये बताइए ये नाटक क्यों कर रहे हैं आप? मैं बड़ा मुंह पड़ता, मेरी तो वामन केंद्र जी से भी झड़प हुई थी किसी और मामले में, जी जी, है ना? लेकिन वामन जी ने भी बहुत मेरे को इज्जत दी, माना। जिस बात पे बहस हुई उन्होंने कहा ये सही बात पे बहस कर रहा है ना? वो लाइन कलर टेक्सचर मास में उलझ गए थे। लावनी नृत्य करने वालों के लिए साड़ी, लंगोल वाली साड़ियों की डिजाइनिंग थी पूरे कनाट प्लेस करोल बाग के एम्पोरियम, मैंने छान मारे थे, उनको कुछ पसंद नहीं आ रहा था। तो मैंने एक दिन कहा वामन जी से, आप भी चलिए, आप तो आते नहीं है, और जो है मैं तो सब छान चुका हूँ। और तो उन्होंने कहा, प्रतिमा जी भी उस दिन श्री राम में थी, मैंने बताया जैसे आपको। हम लोग गए कनाट प्लेस के एक बेसमेंट में एम्पोरियम था। बोले वामन जी, ललित ये देखो ये साड़ी कैसा है, ये चलेगा? मैंने कहा बिल्कुल नहीं चलेगा। बोले क्यों? मैंने कहा इस कलर में प्रोजेक्शन नहीं है, कैसे चलेगा? बोले यार तभी तो तेरे को भेजता है मैं यार, तू अब तुझे जो करना तो कर ले, हमको मत लाओ, तुम जानते हो। तो चलो प्रतिमा चलो, ये ललित कल से अपना जो करेगा करेगा। तो इस तरह से उन्होंने भी जो है ये बात हुई। तो नाथ जी ने कहा तुम बेटा वो काम खत्म करो, बाद में इधर देख लिया जाएगा, है ना? तो वो उसी तरह से अनुवाद हुआ। अब सारे लड़का सब बोल रहे हैं, तो हम लोग फिर क्या करते थे, मजाक में दूसरे को, जैसे कभी कभी मजाक में जब कोई गाली देनी हो तो गाली नहीं देना की बात कर, कहते हैं चुप रहा, पेज नंबर 10 पेज नंबर 28, इस तरीके से करते थे। और इस तरह से हम व्यंग ही कर रहे होते थे स्क्रिप्ट में। लेकिन मेरी समझ में नहीं आया, इतनी अब्यूसिव यथार्थवाद के नाम पर इतनी अब्यूसिव लैंग्वेज एक कंपोजिट या सोशल आर्ट में कैसे एक्सेप्टेबल है? जी जी, मतलब इसकी तो एक दूसरी बहस है, इसमें मैं बहुत बड़ी बहस कर सकता हूँ। जी जी जी, है ना? स्टेज इज नॉट रिप्लिका ऑफ रियलिटी, इवन इन रियलिज्म। जी जी, इवन इन रियलिज्म स्टेज इज नॉट द रिप्लिका ऑफ रियलिटी। बिल्कुल। तो ये मेरा आदर्श वाक्य है। जी जी जी, इट मस्ट बी सोशली एक्सेप्टेड और सोशली इंजॉयबल। जी जी, है ना? अगर 10 लोग हंस रहे हैं तो 20 लोगों के दिल में क्या गुजर रही है ये हमको नहीं सोचना चाहिए। वो चुप है लेकिन उनके भीतर क्या बीत रही है ये भी तो सोचो यार। बिल्कुल। उनको हर्ट करने का या उनकी नापसंदगी, उनके भीतर वितृष्णा पैदा करने का हक किसने दिया हमको? जी जी, है ना? और हम यथार्थवाद के नाम पर मल विसर्जन तो नहीं करते ना मंच पर। जी जी जी, मल विसर्जन वाले दृश्य में क्या मल विसर्जन कर देते हैं क्या? बिल्कुल सही। कूड़े के ढेर से वो सड़ी बदबू निकाल देते हैं कि अभिनेता ने बहुत बदबू आ रही तो सच में बदबू दे देते हैं क्या? रियलिज्म में ऐसा तो नहीं करते ना, एज्यूम करते हैं, जी जी, सिंबलाइज करते हैं, सजेस्ट करते हैं। जी जी, ये तमाम। अच्छा बात थोड़ी भटक रही है। तो हम लोग बात कर रहे थे सर कि श्री राम सेंटर का तो आपने बताया बड़ा एक अच्छा अनुभव रहा, फिर वापस से आप बीएनए रेपेट्री आ गए और बीएनए रेपेट्री के बाद सर आपका जुड़ाव वहां पे रहा, मंडी से भी रहा। मंडी में तो खैर अभी भी इतने वर्षों से आप मंडी में तो मैं 2006 या 7 से जाना शुरू किया। अच्छा, हाँ, है ना? उसकी मंडी की स्थापना ही 97-98 में हुई, मंडी वाले इंस्टीट्यूट की। जी जी, और लेकिन ये कि 2007 से जो जाने लगा तो फिर वो भी अभिभूत है, क्योंकि वहां मैं सवेरे 10 बजे से लेकर 5 बजे तक तो पढ़ाता हूँ। वो कहते मेरे स्टेमिना क्या है, मतलब ये तो हो जाता है लेकिन थ्योरी पढ़ा रहा बंदा है। अब बीच में एक लंच होता है, 2 छोटे-छोटे चाय ब्रेक भी होते हैं, टी ब्रेक होते हैं, उसके बाद फिर मैं एक्स्ट्रा क्लास भी ले लेता हूँ। तो वो लोग हतप्रभ रहते हैं, क्योंकि मुझे 1 महीने का काम 15 दिन में करना होता है, 1 महीने दिन वहां रुकना है ना? या 1.5 महीने नहीं रुकना है। जी जी जी, तो इस तरीके से तो वहां भी फिर जाता रहा हूँ। तो निसर्ग में मुझे एमए के ड्रामेटिक्स में एग्जामिनर के रूप में 3-4 बार बुलाया गया है। जी जी, तो इन सारी तपस्याओं को देखते हुए जी है ना? जी जी, तो जब बीएनए रेपर्टरी में क्या था कि सर ने कितनी मुसीबतों से, कितना संघर्ष करके, कितना फाइट करके इस रेपर्टरी को बनाया था, लेकिन फिर भी
गवर्नमेंट की तरफ से नीतियां इतनी सुदृढ़ नहीं बन पा रही थी, इस वजह से रिपटरी बार बार बीच में बंद हो जाती थी। कभी 1 महीने के लिए, कभी 6 महीने के लिए, कभी एक बार तो 13 महीने के लिए, और किन्हीं कारणों से सर को भी एक बार बीच में छोड़ना पड़ा। तमाम सारी चीजें हुई, है ना। ऐसे में आजीविका कैसे चलाएं भाई। तो मैंने दूसरे क्रिएटिव काम पकड़े। मुझे क्रिएटिव काम क्या, मुझे दूरदर्शन के लिए पर्यावरण पर, क्राफ्ट पर, शिल्प पर, लोक कलाओं पर, फ्रीडम मूवमेंट पर, इन विषयों पर डॉक्यूमेंट्री लिखने का मौका मिला। तो छोटा छोटा ये काम होता रहा उसमें। हालांकि वो ऊंट के मुंह में जीरा था, लेकिन किसी और संस्था के लिए छोटा सा कोई काम कर देना। शैक्षिक दूरदर्शन उत्तर प्रदेश के लिए बाल शिक्षा के कार्यक्रमों में अभिनय करना, छोटे छोटे काम बीच बीच में चलते रहे। लेकिन 95 में मुझे जो है फरवरी में एक दिन मेरे मन में अजीब सा हुआ। तब विशाल खंड में था, सैलरी नहीं मिल रही थी। हॉस्टल की जहां हुआ करता था वहां रिपट्टी होती थी और मेन बिल्डिंग इधर थी। तो हम ऑफिस आ रहे थे, हम लोग की सैलरी कब मिलेगी ये पता कर। लेकिन चलते चलते मेरे दिमाग में आया, यार मैं ये पैदल इस तरह सैलरी के लिए भटक रहा हूँ, क्या ये मेरी डिस्टिनी है? ये है मेरी डिस्टिनी? छोड़ो, मैंने इस्तीफा दे दिया। आगे क्या होगा क्या नहीं, इस्तीफा मैंने रिजाइन कर दिया। ये मेरे को मतलब सेल्फ डिस्गस्टिंग लगा, मुझे अपनी गरिमा का हनन लगा। जो भी परिस्थिति रही, है ना। मेरे जीवन में आर्थिक उतार चढ़ाव इतने भयंकर रहे हैं, हर औरों के भी रहे, इसीलिए मैं अपने बता नहीं रहा हूँ ज्यादा। इंसिडेंट के लेवल पर नहीं बता रहा हूँ, बहुत लोगों ने। और मैं जो हम लोग कहते हैं ना, हमने ये संघर्ष किया, हर तीसरा आदमी कह रहा संघर्ष, उसका जीवन रंगकर में संघर्ष। अरे यार, हमारा संघर्ष कहीं टिकता नहीं है। अगर जीवन में दूसरी जगह हम देखें तो। और इसी रंगमंच में एक ऐसा संघर्ष एक व्यक्ति ने ऐसा किया है, मैं यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं करूंगा, मेरे हाथ पैर कांपते हैं जब उन्होंने बात बताई, है ना। वो कभी हम बताएंगे। हम लोग अच्छे खासे नौकरी पेशा होते हुए हम लोग समझते हैं कि हम नाटक कर रहे हैं, तो पता नहीं मानवता का कितना बड़ा काम करे दे रहे हैं। अरे नाटक कर दे रहे हैं तो यार कौन सी बड़ी बात हो गई भाई। नाटक करके, हमारे नाटक करके हो क्या रहा है, ये सोचने वाली बात ना। हमारे नाटक करने से, ठीक है, एज एन एक्टर हम डेवलप हो गए, तो हमारा डेवलप, हम बढ़िया एक्टर हो गए। मानवता के लिए क्या इसमें कंट्रीब्यूशन है भाई? ये तो मेरा पर्सनल कंट्रीब्यूशन है ना। मैंने 30,000 रन बना दिए, इसमें मानवता का क्या कंट्रीब्यूशन है भाई? मानवता के लिए क्या कंट्रीब्यूशन? ये मेरा अपना निजी अचीवमेंट है। तो नाटक कर लेना, केवल नाटक कर लेना, केवल कर भर लेना, ये तो कोई बात नहीं बनती ना। हमारे नाटक करने से हो क्या रहा है? इफेक्ट भले ही कुछ नहीं हो रहा, लेकिन हमारा नाटक कह क्या रहा है और किस तरीके से कह क्या रहा है, किस तरीके से कह रहा है, इस पर भी तो निर्भर करेगा ना। और उस तरह से कहने के लिए, उस तरह से करने के लिए अगर हमने कुछ झेला है, तो भैया मैं तो किसान आदमी हूँ। हम खेत में, हम बच्चे भी रोपाई लगाते थे, और धान की रोपाई के दिनों ये हथेलियां और पैर मिट्टी खा जाती, पूरी हथेलियां खा जाती मिट्टी, और हम लोग हंसते कूदते रहते थे। जब गेहूं कट जाता है तो गैया चराने खेतों पर निकलते, जो गेहूं की नली बची रहती वो उससे पैर छिद जाते थे। काफ मसल जहां होती है, टकने जहां होते, वो छिद जाओ, लहू बहता रहता था। अब ये कौन सा संघर्ष है? और ऐसा संघर्ष तो हर गरीब आदमी के, गरीब नहीं, हर आम किसान के हिस्से में आया है। और जब आम किसान के हिस्से में, आम किसान बच्चे के हिस्से में ये आया है, तो यार आम किसान की निचली हालत में कैसे लोग रह रहे हैं, है ना। तो ये संघर्ष, हमने नाटक करने वाला बहुत बड़ा संघर्ष कर्मी है। ये मतलब ये मेरी समझ में नहीं आता। अगर ये हम लोग कहने लगे, जो हम लोग नौकरी पेशा है, लगातार काम पा रहे हैं, बाहर भी पा रहे हैं, इधर भी पा रहे हैं, उधर भी पा रहे हैं, और हम कहें जब नाटक करके सृष्टि का उद्धार कर रहे हैं, तो हमारे इसी भारत में, उत्तर भारत में, मैं नाम अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा, एक आदमी ऐसा है नाटक करने वाला, अगर उसकी जगह कोई और होता तो 10 बार आत्महत्या कर चुका होता। ठीक है। तो उस दिन, जिस दिन से मैंने उसकी बात सुनी है भाई साहब, हमने कहा हम कहाँ एग्जिस्ट करते हैं यार। ठीक, हम 4 दिन भूखे रहे,
हमारे परिवार के लिए कुछ कुछ वो मतलब इकट्ठा नहीं हो पाई, कोई दिक्कत, तमाम सारी दिक्कत हो। जी जी जी। तो ऐसा तो यार जीवन में हर जगह है, बहुत जगह है। या तो हमने ऐसा कर दिया हो कि हमारे नाटक करने से, एक नाटक हमने किया 100 लोगों की भूख मिट गई, और हमें एक दिन भूखा रहना पड़ गया, तब हम कह सकते हैं यार देखो हमने 100 लोगों की भूख मिटाई, लेकिन हमारे साथ ऐसा हो गया कि हमें एक दिन भूखा रहना पड़ गया, ये संघर्ष हो गया। जी जी जी। ठीक है ना? जी चलिए जी आगे जी बढ़ते हैं, जी। बात तो कहाँ की कहाँ चली जा रही समझ नहीं आ तो रहा। सर बहुत ही रोचक वार्ता चल रही है और हम अपने कार्यक्रम के लगभग आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं। एक बड़ी चलिए महत्वपूर्ण ठीक बात है। सर, चूंकि आप बहुत एक उम्दा ऑर्गेनाइजेशन भी रन कर रहे हैं अपनी, एक बहुत जरूरी बात है जो मैं अपने लगभग सभी अतिथियों से इस विषय पे पूछ रहा हूँ, विमर्श कर रहे हैं हम लोग। ऐसे लोग जो छोटे छोटे शहरों में सक्रिय रंग कर्म कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन एक समस्या ये आ रही है सर कि अगर हम सिर्फ रंगमंच कर रहे हैं तो रोजगार के अवसर उससे उत्पन्न नहीं हो पा रहे हैं, विशेष रूप से अगर हम छोटे शहरों की बात करें तो, क्योंकि वहां पे रंगमंच करते हुए कुछ और कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि रोजगार के ज्यादा अवसर नहीं है वहां पे। बड़े शहरों में फिर भी थोड़े विकल्प बन जाते हैं। तो ऐसी ऐसी स्थिति में सिर्फ बतौर एक रंगकर्मी या एक संस्था, दोनों के लिए जो ये संकट खड़ा है कि वो कैसे जीवन यापन करे, तो उसके लिए अगर कुछ देखिए आप मार्गदर्शन कर सकें। इसका कोई तात्कालिक उपाय तो नहीं हो सकता, ठीक है, और ना ही ये कोई समस्या नई है। खास तौर से भारत के कुछ निश्चित हिस्से के लिए, दक्षिण भारत और महाराष्ट्र की बात छोड़ दें या बंगाल और आसाम की बात छोड़ दें कंपैरेटिवली, तो बाकी बहुत बड़े भारत के भूभाग की ये समस्या बहुत पहले से चली आ रही है। दरअसल मांग और खपत का एक जो ऊपरी जो सिद्धांत है ना, वो भी कहीं ना कहीं लागू होगा। दरअसल हमारा नाटक एक आम आदमी के जीवन में किस हद तक जरूरत बन पा रहा है। जी। जाहिर सी बात है, नाटक लड्डू की तरह जरूरत नहीं बन सकता, नाटक रोटी दाल की तरह जरूरत नहीं बन सकता, नाटक कपड़े की तरह जरूरत नहीं बन सकता। नाटक किस जरूरत को पूरा करेगा, किस जरूरत को सेटिस्फाई करेगा, आदमी के सुसंस्कृत, आदमी के भीतर सुसंस्कृत होने की भूख को नाटक जो है वो करेगा ना, संतुष्ट करेगा। तो हमारे भीतर, जन समुदाय के भीतर सुसंस्कृत होने की भूख कब जगेगी? एक बात। दूसरी बात, मनोरंजन। लेकिन नाटक के माध्यम से मनोरंजन कर पाने या परोस पाने के बाद भी कितने लोग नाटक की ओर प्रेरित होंगे मनोरंजन जैसी चीज रस लेने के लिए, क्योंकि उनके पास उनकी परिभाषा के अनुसार जो मनोरंजन है उनके घर में उपलब्ध है। इसका मतलब नाटक का मनोरंजन टीवी का मनोरंजन नहीं हो सकता, फिल्म का मनोरंजन नहीं हो सकता, है ना? क्या खीर हलवे का आनंद दे सकती है या हलवा खीर का आनंद दे सकता है? नहीं ना, दोनों अलग अलग चीजें हैं ना। जी जी। ठीक है नहीं? जैसे कविता है और कहानी है, हम ये नहीं कह सकते हैं कि कहानी अच्छी है या बुरी है, कविता अच्छी होती है या बुरी होती है। कहानी की तुलना कहानी से होगी, कविता की तुलना कविता से होगी। कविता को प्रभावशाली बनाने के लिए हम प्रोज नहीं बना देंगे, या प्रोज के प्रभाव को कम होने के डर से प्रोज का प्रभाव बढ़ाने के लिए हम उसको कविता नहीं बना देंगे। जी जी। तो रंगमंच के माध्यम से रोजगार परकता की स्थिति पैदा करने की एक लंबी यात्रा है। बहुत व्यापक स्तर पर सामाजिक मानवीय चिंतन की जरूरत है, समाज के भीतर भी, रंगकर्मियों के भीतर भी। जी जी। है ना? और दूसरी बात, रंगकर्म कर पाने की परिस्थिति, कर्म कर पाने की परिस्थिति, क्योंकि उससे होगा क्या, रोजगार क्या होगा वो तो बात अलग, हम कर ही कैसे पाएंगे ये भी तो बड़ी बात है ना। जी जी। तो ऐसे भी वाया मीडिया ऑप्शन सोचे जा सकते हैं, लेकिन ये तात्कालिक वो नहीं है। बड़े बड़े राष्ट्रों का निर्माण जो है बड़े दृढ़ संकल्प और बड़ी दूरगामी दूरदृष्टि के तहत हुआ है। जो द्वितीय विश्व युद्ध में बर्बाद हो जाने के बाद जापान ने आत्महत्या नहीं करी ना, तो सब कुछ नष्ट हो गया था ना, अरे क्या होगा क्या होगा। दृढ़ संकल्प के साथ वो बहुत भविष्य में दूर तक की सोचते हुए संलग्न रहे, कलेक्टिव रहे, स्वावलंबी रहे, स्वाभिमानी रहे, एकजैदी रहे। नेशनलिटी और यूनिटी का जो सबसे बड़ा प्रैक्टिकल हमें जापान में देखने को मिलता है, बिना किसी बंधन के।
किसी और देश में बंधन से हो सकता है, चीन में बंधन से नेशनलिटी, एक आदमी मजबूर हो सकता है नेशनलिटी दिखाने के, लेकिन जापान में कोई मजबूर नहीं है, उनकी स्वेच्छा से, उनके उद्गार हैं अपने देश के प्रति, तो नेशनलिटी और यूनिटी का भाव, तो ऐसे ही भाव समाज में या कलाकर्मियों के बीच में मानवता के प्रति भी होने चाहिए, है ना। तब रंगमंच का भी गुणात्मक विकास भी होगा और मनोरंजन परोसने के लिए उसको क्या टपोरी सीरियल नहीं बन जाना पड़ेगा। रंगकर्म में रहते हुए रंगकर्मी की अस्मिता और उसकी जो विलक्षणता है उसी को तो पोषण मिलना चाहिए ना। कविता कविता रहकर ही तो कविता का आनंद दे पाएगी, कविता प्रोज होकर कविता का आनंद नहीं दे पाएगी ना। बिल्कुल, समझ रहे हैं बात। तो ये बहुत व्यापक उसमें सोचने की जरूरत है, लेकिन फिर भी लोग काम कर रहे हैं भाई विजित, काम कर रहे हैं लोग, जीवन के साथ काम कर रहे हैं, बाया मीडिया निकाल के काम कर रहे हैं, है ना। अच्छे मेरी तो नजर खुल गई भैया तब जब मुझे यूनिवर्सिटी में अभी 3-4 महीने पहले फरवरी में आधुनिक संदर्भों में नाट्य लेखन की प्रवृत्तियों पर कुछ बोलना था। और मैंने बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से कलेक्शन किया बटोरे चीजों को, तो मैंने देखा यार कितने कितने लोग काम कर रहे हैं भाई। हम तो अपने आप को 30 मार कहाँ तुर्रम कहाँ समझ ही दे रहे हैं लखनऊ के रविंद्रालय या संत गाडगे में नाटक करके यार, वहां लोग क्या क्या करे दे रहे हैं भाई, क्या क्या करे दे रहे हैं। तो जो हम जो फूले रहते हैं हमारा पिचकाव शुरू हो गया वहां, नहीं यार पिचकाव शुरू हो गया थोड़ा सा ये हुआ कि नहीं और भी है भाई, और हम ठीक है, हम हैं बहुत बढ़िया बात है, लेकिन और भी हम ही है, हमारा संघर्ष, अरे हमने तो भाई साहब ये कर दिया, हमने तो तो सर तकरीबन अपने बारे में एक और बता दूं। जी सर, मैंने इस बीच अच्छा वो प्रसंग आया नहीं कि 10-15 साल के लगातार संलग्नता से, पहाड़ों में भ्रमण से, मीलों पैदल घूमने से, एक लोक उत्सव के ऊपर रिकॉर्डिंग करके सब करके कुमाऊं की एक लोक नाट्य शैली का विकास भी किया है। अच्छा। और इस काम की जो बुनियादी मेरी तैयारियां थी उसको लेकर मुझे संस्कृति विभाग भारत सरकार की ओर से 2003 में सीनियर फेलोशिप भी अवार्ड। अरे वाह, ठीक है ना। जो मतलब वो मेरे 15 साल की तपस्या, वो कहीं किसी के नॉलेज में नहीं है, क्योंकि मैं ये बीएनए करने के बाद और 1993 नहीं बल्कि 1991 से मैं पहाड़ों में बहुत घूमा। 91 में 92 में 2 बड़ी इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री फिल्मों के सिलसिले में, उसके संवाद लिखने में, उसके अभिनय करने में, उसके मैनेजमेंट में मैंने बद्री, केदार, तुंगनाथ की जो पैदल यात्राएं करी हैं। अच्छा। तुंगनाथ जो एशिया का हाईएस्ट टेंपल माना जाता है, आप लोग केदारनाथ या बद्रीनाथ को मानेंगे, लेकिन मंदिर नीचे है, पहाड़ की चोटियां पीछे ऊंची है, लेकिन तुंगनाथ एक ऐसी जगह है चोपता के ऊपर जो उसके ऊपर कुछ है ही नहीं, हाईएस्ट एशिया का हाईएस्ट टेंपल है। हमने वहां की पैदल यात्रा करी है। इसी तरीके से मैंने रिमोट में नंदा घाटी, नंदा पर्वत की घाटी, नंदा यात्रा राजा यात्रा के ऊपर नंदाकिनी नदी की घाटी में रामली तक यात्रा करी है। तो और पहाड़ में कुमाऊं में तमाम यात्राएं करी हैं, जिनके दम पर मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया कि भाई हमारी लोक परंपराओं का अगर रंगमंची ढंग से थोड़ा सा बढ़ावा मिल जाए तो हम पुरातन जो जीवन मूल्य है, हमारे जीवन दर्शन है, जो हमारा पुरातन जीवन मूल्य, जीवन दर्शन क्या है, जड़ और चेतन के बीच के एकात्मता के सूत्र का एहसास, ये है सनातन संस्कृति का वो अद्वैत कहा जाता है ना। जी। तो वो कैसे स्थापित हो, उसमें रंगमंच की क्या भूमिका हो, ये मेरे रिसर्च का टॉपिक था, जिसमें मुझे सीनियर फेलोशिप मिली। और उससे पहले 1994, 1995, 1997, 2010, 2011 और 2016 मैंने कुमाऊं की लोक परंपराओं को आधार बनाकर वर्कशॉप्स करी और एक लोक नाट्य शैली का विकास किया, नाटक लिखे, ये सारा काम एक काम ये। दूसरा, बाल रंगमंच पर मैंने काम किया। और बाल रंगमंच पर मेरी एक इंसान के रूप में मेरी आंख खोलने का काम किया एहसास संस्था ने, जिसने मुझे रेलवे प्लेटफॉर्म में जीवन की नारकी परिस्थिति में जीवन संघर्ष कर रहे बच्चों को मुख्य धारा में लाने, उनको मानवीय स्पर्श देने के लिए मैं रंगमंच में क्या कर सकता हूँ, इसके लिए मुझे प्रेरित किया। और मैं पिछले 15 साल से उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, लगातार काम कर रहा हूँ।
और शुरुआत की स्थिति ये थी, ये वो बच्चे थे भाई साहब, आते थे तो उनके कपड़ों से ऐसी गंध आती थी छोटे से कमरे में कि उल्टी होने को मन करता था। लेकिन मैं ताज्जुब करता तो संस्था की चलाने वाली शशि जी और संध्या जी, ये लोग बच्चों को हग करते थे भाई साहब। तब मैं अपने आप को बहुत बौना महसूस करता था, मुझे उल्टी आ रही है और ये लोग इनको हग कर रहे हैं। हम कहाँ टिकते हैं यार, होंगे हम डायरेक्टर, हम मानवीय संदर्भ में कहाँ टिकते हैं भाई। इंसान के रूप में मेरी आंखें खोली और उन बच्चों, वो बच्चे आज बड़ी बड़ी सर्विस कर रहे हैं। कोई कंप्यूटर डिजाइनिंग कर चुका है, कोई कुछ कर चुका है, कोई कुछ कर चुका है और लगातार उनके साथ में जुड़ा रहा। उन्होंने मेरे नुक्कड़ नाटकों में काम किया, एक से एक एक्टर वो निकल के आए बाद में। उन बच्चों को लेकर मैंने रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानी जूता आविष्कार का नाट्य रूपांतरण करके क्या उन लोगों ने रेलवे प्लेटफॉर्म पर नाटक, नुक्कड़ लोगों को, यात्रियों के जो कर्तव्य है, अधिकार है, उनको जगाने के लिए उन बच्चों ने नुक्कड़ नाटक किए मेरे निर्देश। कहाँ नहीं काम किया। इसके अलावा चिल्ड्रन होम में मैं गया एहसास के थ्रू, क्या नार की मोहन रोड पर जो चिल्ड्रन होम है, उन बच्चों के साथ जिनके जो है इनहाइजीनिक तौर की वजह से शरीर में फोड़े थे भाई साहब, कपड़े धुले नहीं, उन बच्चों के साथ हम रोते थे। हमने क्या यार, हम बहुत बड़े रंगकर्मी हो गए यार, बहुत बड़े डायरेक्टर हो गए हम यार। कहाँ हम टिकते हैं, एक इंसान के रूप में हम कहाँ टिकते हैं। तो इस तरीके से भी, इसी तरीके से मैंने जो मानसिक रूप से विकलांग स्पार्क इंडिया की संस्था है, उनके बच्चों के लिए काम किया। इस तरीके से मतलब मैं ये कह रहा हूँ 5-6 आयाम है मेरी रंग यात्रा। जी। 5 आयामों में मैं अपने मनुष्य होने को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मेरा भरत वाक्य है। जी। ठीक है जी। भरत वाक्य के बाद तो कुछ नहीं होगा शायद। बिल्कुल सर। सर तकरीबन 150 नाटकों का निर्देशन किया आपने। हाँ, वो नुक्कड़ को मिलाकर। हाँ, नुक्कड़ में 113 नाटक है, नुक्कड़ को मिलाकर। जी, और जो आपने बच्चों के लिए नाटक लिखे और बाकी जो और मंची नाटक आपने लिखे, तकरीबन 75 नाटक वो रहे। 85 से ज्यादा नाटक ऐसे रहे जिसमें आपने अभिनय किया, उसके 500 से ज्यादा शोज हुए। इतनी खूबसूरत एक रंग यात्रा है। बतौर नाट्य प्रशिक्षक भी आपने एक बहुत अच्छी यात्रा अभी तक थोड़ा बहुत संतोष हो रहा है कि हाँ भाई कुछ किया है, जिसको हम जो है जस्टिफाई कर सकते हैं। अपने होने को जस्टिफाई करने के लिए आधार है थोड़ा बहुत। और सबसे बड़ी बात सर कि मानवीय मूल्यों को समझने का जो प्रयास किया आपने और उसके माध्यम से अपने प्रशिक्षण में भी लोगों को समझाने का प्रयास किया, वो एक बहुत मेरी कोशिश रही है। जी, वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। मुझे लगता है कि आज जो भी लोग ये शो देखेंगे वो उस चीज को अगर और बेहतर तरीके से समझ पाए कि एक रंगकर्मी होना ही पर्याप्त नहीं है, सबसे पहले एक बेहतर ह्यूमन बीइंग होना बहुत जरूरी है। यही तो सबसे बड़ी बात है। हम नाटक कर रहे हैं इसलिए महान है। जी। तो ये बहुत से लोग तो इसलिए नाटक कर रहे हैं क्योंकि वो नाटक कर लेते हैं। जी। इसीलिए नाटक कर दे रहे हैं। जी। ये भी बड़ी विचित्र बात है, हम नाटक कर लेते हैं इसलिए कर रहे हैं। जी। तो सर ये कोरोना काल में जब हम मंचों से दूर हैं, पूर्वाभ्यास से दूर हैं, तो ऐसे दौर में प्रमुख सचिव संस्कृति विभाग श्री जितेंद्र कुमार जी और निदेशक भारतीय नाट्य अकादमी रमेश चंद्र गुप्ता जी की ये पहल है रंग समागम, जिसमें हम वेबिनार के जरिए आप जैसे लोग जो इतनी उम्दा रंग यात्रा कर रहे हैं उनसे जुड़ पा रहे हैं, उनकी यात्रा को करीब से देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो ये रंग समागम 2020 जो पहल है सर, इसके बारे में आपके विचार? नहीं, बहुत अच्छी बात है। मुझे तो लग रहा है ये, क्योंकि व्यवस्था संबंधी सारी दिक्कतें कुछ रही होंगी तो काम थोड़ा पहले और हो जाता तो और ज्यादा लोग आ जाते, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, है ना। और भी लोग कर रहे हैं इस काम को भारत में तमाम। क्यों, मैं खुद इससे पहले 6 वेबिनार और इसमें इस तरह से आ चुका हूँ, है ना। और तो लेकिन मुझे लग रहा है कि ये होना चाहिए था और आपने रंग समागम के जरिए भी ये चीज हो रही है। और कम से कम ये और हो रहा है बढ़िया कि हम जो पीएनए से जुड़े हुए लोग हैं उनको सामने ज्यादा आना था, ताकि हमारे जो है नए लोग हैं उनको हमारे जीवन और हमारी कंसर्न और सरोकार का पता चलता। बिल्कुल सर। तो अब हो रहा है। अब हमारी बैच के 4 लोग हो गए मुझे मिला के। जी तो ये तो लगेगा कि हमारे बैच के लिए आपने पक्षपात कर दिया। बैच के भी लोग आने चाहिए। जी। कई बार ऐसा होता है सर, ये कोई बैच विशेष होता है जिसमें बहुत सारे अच्छे लोग निकलते हैं जो बहुत उम्दा काम कर रहे हैं जमीनी स्तर पर जुड़ करके, तो आपका बैच उनमें से एक है। और बहुत बहुत धन्यवाद सर। तारीफ मिलती है, हमारे बैच की तारीफ मिलती है। एक दूसरी बात और, हमारे बैच में एक विचित्र सा भाईचारा है भाई साहब। जी।
मैं आपको बताऊं, मेरी शादी का एट होम अतुल श्रीवास्तव के घर में होता है भाई साहब। अच्छा। जी हाँ, हम लोग जो है लड़ेंगे भिड़ेंगे, लेकिन एक अजीब सी बॉन्डिंग है, एक दूसरे के भाई है, दोस्त नहीं है। जी जी, समझ रहे नहीं, एक दूसरे को डांटने का और एक दूसरे को पूजने का, दोनों का तेवर है। हम एक दूसरे को पूजते भी हैं, एक दूसरे को डांटते भी। जी जी जी, तो ये अब रेयर है भाई साहब। जी निश्चित तौर पे केवल बैच किसी क्लास के लड़कों की ही बात नहीं है, पूरे दुनिया में अब ये रेयर है। इसलिए भी मैं अपने बैच को जो है गौरवान्वित होता हूँ कि मैं उस बैच का हूँ। जी जी। तो सर, भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी का आमंत्रण स्वीकार करने के लिए और अपनी इस खूबसूरत सी यात्रा को साझा करने के लिए, रंग समागम कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों को मेरी ओर से धन्यवाद और आभार।